नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर बात कर रहे हैं और फिर हम वक्फ विधेयक जो आया, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। ये बात ये सिर्फ एक विधेयक की नहीं है। इस विधेयक के पारित होने के बाद भारतीय राजनीति में एक तरह से इसको प्रस्थान बिंदु की तरह भी देखा जा सकता है, जहां पर लंबे समय से धर्मनिरपेक्षता जो है वो एक मुद्दा रही है। खास तौर पर बाबरी विध्वंस के बाद से अब तक जो है धर्मनिरपेक्षता के सवाल बहुत ही केंद्र में रहे हैं। उसके पहले भी ऐसा नहीं था। 1947 में भी आखिर इस देश का बंटवारा भी तो इसी सांप्रदायिक मसले पर हुआ था। तो ये मसला जो है कभी भी गौण नहीं रहा। लेकिन हाँ, उसके पहले तक ये जरूर था कि शुरुआत के समय में जो है उस विभाजन की त्रासदी के बाद से देश के पुनर्निर्माण और इन सब पे जो है वो राजनीति केंद्रित रही। लेकिन जैसे जैसे भाजपा, पहले जनसंघ फिर भाजपा ने अपना, जनसंघ तक भाजपा फिर भी जनसंघ तक फिर भी ठीक था, लेकिन कई सारे जो है बातें जनसंघ के समय में हुई थी। चाहे वो हम सोशल जस्टिस की ही बात करते हैं तो उसमें भी एक तरह से शुरुआत उनके द्वारा भी की गई थी। लेकिन भाजपा के गठन के बाद से जो है वो केंद्रीय मुद्दा जो है सांप्रदायिकता रहा, हिंदुत्व रहा, जिसके आधार पर उन्होंने 2 सीट से आज जो है तीसरे टर्म में मोदी की सरकार है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी और अब मोदी की। तो देख सकते हैं कि उनके लिए हिंदू मुस्लिम करना उनके राजनीतिक जो है अस्तित्व के लिए और उसके विस्तार के लिए वो हमेशा एक कैटलिस्ट रहा है। उसके आधार पर उन्होंने अपना विस्तार किया है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और ये है कि अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें इस पर ज्यादा फोकस करें, सवाल लेकर कि वक्फ संशोधन बिल 2025 ने देश की धर्मनिरपेक्ष राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। धर्मनिरपेक्षता की वैचारिकी वाले जितने राजनीतिक दल हैं उनके लिए राजनीतिक मुश्किल और असमंजस का दौर लग रहा है, क्योंकि मुसलमानों के अलगाव और विरोध को अपने कोर एजेंडे में रखने वाली बीजेपी ने इस विधेयक के मार्फत ऐसे नए सेक्युलर सहयोगी जुटा लिए हैं जो वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहुसंख्य मुस्लिम हितों और उनकी भावना से बेपरवाह होकर बात कर रही है। तो क्या ये महज ये जो बदलाव आया है वो सिर्फ इस विधेयक तक सीमित है, या फिर ये उस भारतीय राजनीति में उस लिहाज के खत्म होने का संकेत है जहां मुसलमानों को साथ लेकर चलना किसी भी दल के लिए जरूरी समझा जाता था, ना सिर्फ वोट के लिए, एक जो उनके जो वैचारिकी का आग्रह था उसके लिए भी एक और राजनीति में जो नैतिकता होती है और भारत का जो दर्शन है को जो भारत का मूल दर्शन है जिसमें सद्भाव, सौहार्द, विश्व बंधुता, ये तमाम चीजें जो है उसमें शामिल है। और इसी वैचारिकी पे जो राजनीतिक दल रहे हैं, जो इनकी वैचारिकी का हिस्सा है, उनके लिए ये जरूरी समझा जाता था कि वो वोट बैंक के साथ साथ इस पर भी काम करें। तो क्या अब सच में खेल बदल चुका है और बीजेपी इस बदलाव की धुरी बन गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम पार्टियों में, पहले तो चाहे हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, बिहार में और हम हैं, और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी, हालांकि उन्होंने अब एक गया के बौद्ध मंदिर पर उस विरोधाभास की तरफ जो है ध्यान खींचा है, समर्थन के साथ वक्फ बिल पे समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उसकी तरफ भी ध्यान दिलाया कि जो गया का बौद्ध मंदिर है उसको बौद्धों के हवाले किया जाना चाहिए। इस महत्व जिस पे अभी पिछले कई महीनों से जिस पे बात चल रही है उसको इन्होंने अपने उसमें भी रखा, अपने वक्तव्य में भी रखा लोकसभा में। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू की है, जो बहुत बड़े स्तर पर मुसलमानों के समर्थन उनको होता है बहुत, और वो हमेशा से एक सेक्युलर विकासवादी छवि उनकी एक नेता के तौर पर रही है आंध्र प्रदेश में। उनको मतलब किसी एक धड़े का नेता नहीं कहा जाता, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता माने जाते हैं। तो वो उनकी राजनीति में
और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल जो कि जिसके नेता जो है जयंत चौधरी हैं, जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का बहुत साथ मिला था, और वो लेकिन उन्होंने अभी उनकी पार्टी से भी एक नेता है जो जो प्रदेश महासचिव हैं शाहजेब रिजवी, उन्होंने एक वीडियो बयान अब जारी किया है, उसमें उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है जो जज चौधरी का फैसला उस पर। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने अपनी ताकत से मजबूत किया है, वही पार्टी अब उनके खिलाफ बने कानून के पक्ष में कैसे खड़ी हो गई है। बिहार में आरजेडी हमलावर है, और उन्होंने आज पोस्टर भी लगाया, ईद में टोपी वक्त में ठगी, ये पोस्टर है नीतीश कुमार के वहां पर। तो जनता दल यूनाइटेड में तो सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर जो है इस्तीफा हुआ है। नदीम अख्तर उन्होंने दिया, एक राजू नैयर है, उन्होंने भी, जो पूर्व राज्य सचिव रहे थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग है, उन्होंने इस्तीफा दिया। मोहम्मद शाहनवाज मलिक उन्होंने इस्तीफा दिया, और मोहम्मद कासिम अंसारी इन्होंने दिया है। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि ये पार्टी के आधिकारिक संरचना का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन सभी ने इस्तीफा दिया, तो जो एक तरह से जेडीयू में एक बिखराव को दिखाता है। और इसके बारे में और बात जो है हमारे मेहमान वक्ता जो हैं उनसे हम उनकी राय लेंगे कि ये इसका क्या असर होगा। और तेलुगु देशम में अभी तक कोई आधिकारिक इस्तीफे की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो भी उनके मुस्लिम वोटर्स हैं या उन्होंने जो है एक असंतोष और नाराजगी जरूर जो है वो साझा किया है। तो ये तमाम तरह की बातें, तो हम आज इस पर एक समग्र रूप में बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे सभी मेहमान स्क्रीन पर हैं। संजीव चंदन शाकिब हैं, संजीव चंदन थे अभी श्रीकाल के संपादक, तो वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। साकिब हैं, कल आपने इनसे भी सुना ही था, राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणीकार। और हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी हैं, जाने माने लेखक, चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार, और खास तौर पर दलित चिंतक हैं। दलित विमर्श में उनका एक जाना माना नाम है वो। विनय ठाकुर हमारे श्रीकाल के साथी संपादक और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार। और हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़े हैं। मनीष शर्मा भी राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक हैं, साथ में वो एक्टिविस्ट रहे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, और वामपंथी से लोकेशन से आते हैं, वो विचारधारा से आते हैं। तो हम अपने सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कालीचरण स्नेही सर के पास चलते हैं, और उनसे ज्यादा जो रालोद राष्ट्रीय लोकदल उस पर बात करते हैं, और ओवरऑल मुसलमानों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के को सेंटर में रखते हुए, कि इस फैसले का क्या असर हो रहा। और ये जो हम बात करें कि एक नए सेक्युलर चेहरे हैं ये, और ये इस तरह से मुसलमानों के, हालांकि वो ये बोल रहे हैं कि वक्फ का जो फैसला है, जो विधेयक संशोधन आया वो मुसलमानों के हक में, और एक पसमानदा को वो बार बार जोड़ रहे हैं। तो क्या ये जो है हिपोक्रेसी है, पसमानदा की बात करना, मतलब इस बिल के समर्थन में, और फिर अपने आप को मुसलमानों के हितैषी और सेक्युलर, एक नए किस्म के सेक्युलरिज्म के पैरोकार के रूप में अपनी अपने एक जो है एक फॉल्स या फेक जो है वो नैरेटिव को रखना, किस तरह से आप, क्या सच में ऐसा है कि मतलब ये है, विरोध है इस तरह का, और ये एनामली है और विरोधाभास है, और जिसको एड्रेस किया जाना जरूरी था, और मुसलमान भी इस बात को समझ रहे हैं? सर, सर आपका वो अनम्यूट हाँ कर जी, दीजिए। जी, जी, जी। अ, आपके सभी दर्शकों को और मेरे सभी साथी पैनलिस्टों को मेरी ओर से सादर जय हिंद। देखिए, आपने अभी विषय परिवर्तन करते हुए बिल्कुल सही आकलन करने की कोशिश की है, और लगभग वही सच है जो आपने अपने अभी एड्रेस किया है विषय को। देखिए, सचमुच में ये बहुत मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण मुद्दा राजनीतिक आया है। जैसे हम देखते हैं राजीव गांधी के समय साहिबानो प्रकरण आया था, हम्म। उस समय भी एक बहुत बड़ा मतलब जो है उथल-पुथल हुई थी, और आज तक मतलब पार्लियामेंट में भी जाकर के घेरा गया, अभी भी डिबेट में घेरा गया साहिबानो प्रकरण को लेकर के।
ये जो आया है वक्फ वाला मामला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय को एड्रेस करते हुए जिस तरह से ये सब चीजें आई हैं, और खासकर भाजपा ने या सत्ता दल ने जिस तरह से पेश करते हुए ये पेशबंदी की है कि हम मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में ये लाए हैं। संजय राउत जी को मैं कल सुन रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा राज्यसभा में, वो तंज कसते हुए कहा था कि भाई जिन्ना की आत्मा इनमें जीवित हो गई है, और ये कैसे जो है बहुत बड़ी बात है कि भाई मुसलमानों के पक्ष में और पार्लियामेंट में बिल लाए हैं ये। हाँ, वो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कल, और मैंने उनको भी सुना था, अखिलेश जी को आप सबने भी सुना होगा, सपा प्रवक्ता, सपा के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा तंज कसते हुए रिजिजू जी पर, जो अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं और जिन्होंने बिल प्रस्तुत किया है दोनों जगह, उनको भी तंज कसते हुए कहा था कि भाई हम जानते हैं कि देखिए आपकी हमारे उपनिषदों में कोई आस्था नहीं, आपके हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं, आपके हमारे धर्म ग्रंथों में कोई आस्था नहीं, इसके बावजूद भी आप इस देश में हैं और आप सम्मानित पद पर हैं और आपको इतना सम्मान प्राप्त है, और आप जो है, यद्यपि आप हमारे हिंदू खोल में नहीं आते हैं किसी भी तरह से, अच्छा तंज कसा था, फिर भी आप हैं, और ये है, ये भारतीय संविधान की ताकत है। इस तरह से तंज कसते हुए ने चीज को किया था। तो इस डिबेट में एक तो पक्का हो गया, एक जो बिल आया है कि सचमुच में जो बहुत छुप छुपा के खेल खेला जा रहा था सांप्रदायिकता का, या जो मुस्लिम परस्त होने का जो और राजनीतिक दल जिस तरह से फायदा उठाते थे या जो अपना खोल में छुपे रहते थे, वो बेनकाब हो गया, क्योंकि इसमें तो दो टूक बात होनी थी, एक तरफ रहिए या इस तरफ जाइए। आपने देखा बिहार में हड़कंप मचा हुआ है जेडीयू में, तेलुगु देशम में यद्यपि हड़कंप नहीं मचा है, लेकिन बेचैनी को आपने जिक्र किया है, हो सकता है आगे चल करके बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन हो। तो सर यहाँ पे भारतीय, सर यहाँ पर एक सवाल और जोड़ूंगी इसी समय में कि तो एक तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये सूडो सेक्युलरिज्म जो है उसको हमने बेनकाब किया, जबकि आपने अभी अभी जो कहा वो इनके जो फेक सेक्युलरिज्म जो इनका है उसको ये ज्यादा बेनकाब कर रहा है, यानी मुसलमानों के हितैषी बनने का नाटक जो भाजपा करती रही है उसके साथ में पैरेलल में जिस पसमानदा की बात करती रही उसी की मॉब लिंचिंग, उसी को दंगे, उसी को टाडा में पोटा में सब जगह जो है वो डाला जाना और टारगेट बिल्कुल करना। ठीक है, तो, बिल्कुल ठीक, तो आपने आपको बिल्कुल ठीक कहा, हाँ आप ठीक कहा आपने। देखिए, दो बातों को कभी भी हजम नहीं कर सकता है, उनके अनुयायियों द्वारा भी और विरोधियों द्वारा भी। एक तो ये कि भाजपा या आरएसएस दलितों के हित में और मुसलमानों के हित में कोई कदम उठा सकती है, ये दो पर विश्वास नहीं कर सकता है। ना तो यहाँ का दलित विश्वास करेगा, ना सवर्ण विश्वास करेगा, उसे राजनीति लगेगी विशुद्ध रूप से। मुसलमानों की जब बात आएगी और दलितों की बात आएगी कि भाई, और बाबा साहब को मानने की बात आएगी, बाबा साहब को नतमस्तक करते हैं, बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, ये जब करते हुए नजर आते हैं तो दलितों को हंसी आती है, दलित हंसते हैं, इन पर भरोसा नहीं करते हैं। और जैसे ही ये सब इस समय जो आया है कि भाई हम पसमानदा मुसलमानों के पक्षधर होकर के आए हैं, अरे भाई अभी जो दुकानें बंद हैं, मीट की दुकानें बंद होती हैं, पटाखों की दुकानें बंद हैं, ये सिया सुन्नी के बड़े बड़े जो पूंजीपति मुसलमान हैं वो थोड़ी हैं, ये सब वही पंचर जोड़ने वाले हैं जिन पर कुठाराघात सारे उत्तर भारत में हो रहा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में जो कुठाराघात हो रहा है, ये पंचर जोड़ने वाले पसमानदा लोग ही हैं, ये अंसारी लोग ही हैं, ये सब वही लोग हैं जिनका भाजपा बहुत ढंग से ध्यान रख रही है कि इनकी रोजी रोटी कैसे खत्म हो और ये उनको कुछ देने चले। तो दोनों बेनकाब हुए हैं, माने इनको तो बेनकाब होने का सवाल नहीं है, बेनकाब है ही। ये तो झूठ है इनका, जिस पर खूब तंज कसा है संजय राउत ने, ये तो कभी अविश्वसनीय है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब सूरज भले ही पश्चिम से निकल आए, लेकिन भाजपा और आरएसएस मुसलमानों के हित में कोई कदम उठाए, किसी भी मुसलमान के पक्ष में, जैसे मतलब ये कहते हैं कि अति दलितों के पक्ष में हम कदम उठाते हैं, वही पसमानदा वाला हुआ। हाँ, इनकी जो दृष्टि भेद की नीति है समाज को बांटने की, तो वो हिंदू धर्म को तो बांटा ही हजारों जातियों में, लेकिन वो मुसलमानों में भी वही कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमानों में भी लगातार वही कोशिश कर रहे हैं। और वहां फांक है, ऐसा नहीं कि वहां फांक नहीं है, वहां भी पसमानदा है, अंसारी हैं, वहां भिस्ती हैं, हलाल खोर हैं, ये सब हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा है कि इस तरह का अलगाव नहीं है कि वो जाकर के नमाज ना पढ़ सकें या फलाना ना कर सकें या जनाजा में शामिल ना हो सकें, ये सब हैं। इसके बावजूद भी तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई है कि खासकर जो मुसलमानों का वोट लेकर के चलते थे, मुसलमान परस्ती की बात करते थे, वो सब बेनकाब हो गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर
दो टूक तरीके से देश का विभाजन हुआ है कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ कौन खड़ा है और कौन जाकर के एक सेकुलर छवि के साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट उसी तरह का है जैसे बिहार में जब बेलछी कांड हुआ था और इमरजेंसी के बाद जब हारी थी इंदिरा गांधी और जब वो हाथी पर सवार होकर के वहां गई थी, वो टर्निंग पॉइंट था उनके उत्थान का। इसी तरह से ये टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए ना चाहते हुए भी मुसलमान पूरी तरह से ना चाहते हुए भी जो क्षेत्रीय दलों में आस्था थी उनसे छिटक करके अब वो राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है राहुल गांधी में फिर से एक तरह से देखने की कोशिश करेंगे। और तेलुगु देशम ने जिस तरह से निराश किया है, नीतीश का तो पहले ही पलटी मार मामला है। नीतीश जी से इसलिए ज्यादा मतलब मुझे हैरत हो रही है कि अब जाकर के वहां जाकर के जेडीयू के मुसलमानों ने जाकर के सांसदों ने और जाकर के उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। उन्हें इस्तीफा तो तब देना चाहिए था जब जाकर के बिहार में भाजपा से मिलकर सरकार बनाई है, तब देना चाहिए था। वो तो चूक कर दी उन्होंने। ये तो यहाँ पर विचित्र काम है। तो वहां तो लेकिन तेलुगु तो वहां मुझे हैरानी नहीं हुई है, होना चाहिए कि जिस तरह की छवि को गढ़ रहे थे या गढ़ी जा रही थी नीतीश बाबू की, वो तार तार हुई है पक्के तौर पर। और वहां तेजस्वी की पार्टी को लाभ हो सकता है, पक्का लाभ हो सकता है। यदि थोड़ी और सद करके खेला जाए वहां, वो लाभ हो सकता है वहां, वो पुनर्जीवित हो सकती है यदि चुनाव को सही तरीके से, क्योंकि चुनाव का सबसे बड़ा असर तो यही होने वाला है बिहार में। तो एक महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक ये है कि सीधा विभाजन खुल करके आ गया है। हाँ देखा आपने, देखो ये सब हो रहा है। तो नीतीश बाबू का जो तिलस्म है, जैसा कि संजीव चंदन आदि सब समझ रहे हैं और जाके हमारे बिहार के जो पैनलिस्ट बैठे वो जान रहे हैं कि ये वैसे ही मतलब इनका उम्र के कारण जो है हंसी मजाक हो रही थी, कह रहे थे अपने पुत्र को शपथ दिला दो। तो परिवारवाद की जो खिल्लियां उड़ाते थे, उस पुत्र को शपथ दिला दो जिसको राजनीति का जीरो भी काका भी याद नहीं है, उसको दिलाने के ही है। जो राबड़ी देवी की निंदा करते हुए नहीं आघाते थे कि भाई राबड़ी जी को बैठा दिया है लालू जी ने और देखिए क्या है, कुछ भी नहीं। वो तो जाकर के परिपक्व हो गई हैं वहां पहुंच करके। अब सर मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चेंजेस इसके बाद से आने वाला है वो उसको भी थोड़ा बिल्कुल आएगा। जो यहाँ चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी है वो परिवर्तन आएगा। ये जो छद्म कर रहे थे ये साफ तौर, यद्यपि देखिए वो तो तभी से मामला है जब वो भाजपा के साथ शिफ्ट हुए हैं, तभी से शंका तो पक्की हो गई थी, लेकिन अब तो और पक्का हो गया। ये किस मुंह से वहां करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। माने अब ये बिल्कुल खुला खेल, ये खुला बिल्कुल पूरा दो ध्रुव, अब दो ध्रुव हो गए हैं पूरे देश में, दो ध्रुव बन गए हैं। सर वो घटनाएं भी मुसलमानों के उत्पीड़न की सबसे ज्यादा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं। बेशक। और ये देखिए जो संभल कांड है या जो भी जिस तरह के उपद्रव चाहे पहले मेरठ में हुआ हो, जहां भी जो दंगे हुए हैं वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही पूरा रहता है। अलीगढ़ में उपद्रव होना हो, कहीं हो। तो यद्यपि चरण सिंह जी सब जो देखे, चरण सिंह आदरणीय भारत रत्न चरण सिंह, हमारे आदरणीय मुलायम सिंह, इन लोगों ने बहुत खुल करके मौलाना मुलायम तक उनको व्यंग में कहा जाता था। तो ये सब था। लेकिन हाँ ये सही बात है कि अखिलेश जी डटे रहे, पूरी तरह से डटे रहे और पूरी तरह से डटे हुए हैं। तो इस यहाँ अखिलेश जी और वहां जाकर के तेजस्वी यादव, इन दो को मजबूती मिली है। और बकाया उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर के सबकी कलई खुली है जो भी थे। यद्यपि मुझे हैरत हुई है कि बीएसपी की ओर से भी, यद्यपि उनका कोई ना तो पार्लियामेंट में उस तरह का कोई वो है जनाधार है ना कुछ है, लेकिन फिर भी एक मुकम्मल विरोध उन्हें यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए था, जो उस तरह से नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। ये एक अच्छा मतलब जो गैप बन रहा था, उस गैप की भरपाई, क्योंकि बहन जी पर अभी भी मुसलमान बहुत आस्था रखता है, बहुत आस्था रखता है। तो तेजस्वी तो यहाँ जो संघर्ष है बीएसपी और सपा में है वोटों को लेकर के। तो यहाँ बीएसपी यदि अपने रुख को थोड़ा और स्पष्ट करती है, भले ही अभी नहीं किया है लेकिन आगे आकर के उसमें और अपना काम करती है, तो मुझे लगता है यहाँ भी ठीक तरह से होगा। और चूंकि यहाँ कांग्रेस की जमीन उस तरह से नहीं है, तो कांग्रेस को वोट ना पड़ करके ये वोट जो है अखिलेश जी के पास तो जाएगा, पक्का है। लेकिन ये बीएसपी की ओर भी छिटक सकता है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है और मुसलमानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। यद्यपि बहन जी ने समय समय पर उनके पक्ष में ट्वीट किए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि सांप्रदायिक जहद बो रही है आरएसएस और भाजपा, इस कहती रही है, लेकिन थोड़ा और पुरजोर तरीके से विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि दो ध्रुवों में बट गया। पूरी भारतीय राजनीति साफ तौर पर हो गया है कि कौन मुसलमानों के साथ है। मुसलमानों के साथ होने का मतलब है कौन संविधान के साथ है, कौन सेकुलर छवि के साथ है। भारत का जो एक लोकतांत्रिक जो गणराज्य का जो स्वरूप जो पूरी दुनिया में है, वो उसको बहुत बड़ा आघात लगा है इससे। जी
और संविधान में जो जो मौलिक अधिकार है उस पर भी चोट है, ये एक तरह से बिल्कुल धार्मिक चोट पड़ी है, बहुत बहुत करारी चोट पड़ी है। और देखिए किस तरह से माने बहुमत का दुरुपयोग, यद्यपि बहुमत की सरकार तो ले दे करके है, तो ये जो 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 बैसाखी थी उन्होंने किस तरह से धोखा दिया है मुसलमानों को। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तेलुगु देशम ने जो धोखा दिया है, बहुत भयंकर धोखा है ये। नीतीश जी को उतना धोखेबाज मैं नहीं कहूंगा, वो तो बदनाम है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो जो किया है धोखा, बहुत बड़ा धोखा है ये। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग विनय से जानेंगे। और एक टिप्पणी आई थी ड्राइंग मेमोर की कि मैंने आपको फिर दलित चिंतक लिखा है, तो शायद एक शब्द उसमें मिसिंग है, दलित विमर्श के जो है वो चिंतक है, ये है। हाँ, मेरा मतलब वही था, वो एक वर्ड मिसिंग है, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। शुक्रिया, आपने इस तरह पॉइंट आउट किया। मेरे कहने का मतलब उस डिस्कोर्स के चिंतक है वो। यस। तो हाँ, तो ठीक है, शुक्रिया आपका कि आपने उसको पॉइंट आउट किया। मैं इसी कंटिन्यूटी में मनीष शर्मा जी के पास जाऊंगी कि यूपी की, उसके बाद शाकिब के पास आऊंगी, फिर विनय के पास। मनीष, आप कैसे इसको एक समग्रता में भी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से और जो ये केंद्रीय मुद्दा भारतीय राजनीति में, क्या आप इसको मान रहे पैराडाइम शिफ्ट की तरह से वक्फ विधेयक को, जो एक एक बात हो रही थी, अब बिल्कुल दो फाड़ है, और जो एक मुसलमान तबके में भी जो एक असमंजस थी और वो सेगमेंट में अपने आप को कर रहे थे, तो ये जो बिल है और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड है, अब उनको कंसोलिडेट करेगा, तमाम इफ बट्स, छोटे मोटे जो है कंसिडरेशन, इन सब से हटा करके फिलहाल उनको कंसोलिडेट करेगा। किस जहां इसमें फायदा तब वही होगा जहां पे कांग्रेस किसी के साथ है, जैसे आरजेडी को फायदा होगा कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की तरफ में पैन इंडिया में बात कर रही हूँ, पैन इंडिया जो है कांग्रेस के लिए मुसलमानों का जो है वो जो इफ बट का जो चीज है, जो उनके अंदर असमंजस रहा है बहुत सारे मुद्दों पर, इस एक मुद्दे से वो बिल्कुल उनको एक क्लियरिटी, स्पष्टता मिलने जा रही है। और इसमें कांग्रेस को गठबंधन में, या गठबंधन में जो भी दल है जहां पर कांग्रेस के साथ में, उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा आगे। अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो गया, आ रही है आवाज आपकी? अनम्यूट करिए। और इसमें उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को आप समेटिएगा, जो आप उत्तर प्रदेश के लिए जो देख रहे हैं। अनम्यूट 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 अनम्यूट। हाँ, आवाज डबल आ रही क्लिक है? नहीं करिए। हाँ, अब आ रही है। आप आ सिंगल रही है। क्लिक कीजिए, आप अनम्यूट करके फिर ना म्यूट कर देते हैं डबल क्लिक में। और वो कंफ्यूजन होता है, हमको कभी समझ नहीं पाया उसको। सिर्फ सिर्फ तो एक क्लिक करिए, एक अच्छा, क्लिक जी करिए। जी जी। नहीं, मैं बस इसमें ये कह रहा था, किसी एक दौर में उत्तर प्रदेश में आमतौर पे देखा होगा हम लोगों ने कि मुस्लिम वोट आमतौर पे कैंडिडेट केंद्रित भी वोटिंग किया करते थे। मैंने उस तरह का कोई कैंडिडेट हो, कोई बहुत पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने के बजाय, राज्य स्तर पे कोई पॉलिटिकल निर्णय लेने के बजाय, बहुत सारे उनकी पार्टियां थी, बसपा के साथ भी थे, कांग्रेस के साथ अलग थे, सपा के साथ अलग थे, और कई जगह आप देखे होंगे कि वो इस तरह के कैंडिडेट भी चयन करते थे, खास कैंडिडेट को भी वोट किया करते थे। 2024 के बाद आपने ध्यान दिया होगा, 2024 के चुनाव में वो एक बेहद पॉलिटिकल और कह लीजिए कि सेंट्रिक किस्म का, उसमें बसपा को बिल्कुल ही नहीं किया। और अगर कांग्रेस और सपा एक साथ नहीं आती तो शायद तब भी विभाजित नहीं होता, शायद वो सपा के साथ बहुत मजबूती से उतरता। हालांकि कांग्रेस के जुड़ जाने से उनके दो थोड़े बहुत द्वंद्व थे वो दूर हुए थे। तो माइनॉरिटी वोट अभी के दौर में, जिस दौर में, जितना भयावह दौर है देश के अंदर, माइनॉरिटी वोट अब देखिए बहुत ज्यादा बिखराव की तरफ नहीं बढ़ने जा रहा है। वो लगातार एकजुट हो रहा है, लगातार उसकी गोलबंदी किसी एक दिशा में, और बहुत सीमित किस्म के सवालों से बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे जो फैसले होने हैं, राज्य स्तर पे जो परिणाम आने हैं, उसको ध्यान में रख करके, और हमको लगता है कि इस नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से बिहार का मुसलमान भी, बिहार में जो माइनॉरिटी है, वो भी अब, एक चर्चा हो रही है कि बहुत विभाजन होगा। माने उसमें प्रशांत किशोर भी हैं, उसमें जो है एमआईएम भी है, उसमें राजद भी है, और नीतीश चाहे जितना भी हो वो भी रहेंगे। लेकिन ये इस बिल के बाद से हमको लगता है कि बिहार की राजनीति में माइनॉरिटी वोट और ज्यादा पॉलिटिकल होने जा रही है, बहुत ज्यादा सेंट्रिक होने जा रही है।
उसका बिखराव बिल्कुल निश्चित तौर पे कम होने जा रहा है। बिहार में भी ये बात समझ में हम लोगों को समझनी चाहिए। तो ये है, उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जयंत को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पहले से यहाँ उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का हिस्सा है जो वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्लानिंग के तहत वोटिंग कर रहा है। तो जयंत को यहाँ बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। ये तो बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार की भी दिशा उसी दिशा में चीजें बढ़ेंगी। ये एक संकेत तो इस नीतीश के इस निर्णय से हुआ है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए, नीतीश को लेकर के और नायडू को लेकर के पहले से भी एक बात थी जब वो सरकार में आए थे, कि वो कोई चैलेंज पैदा करेंगे मोदी सरकार के लिए। ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ही शुरू से ऐसा नहीं था। ये कोई बहुत चकित करने वाला निर्णय नीतीश कुमार का उस तरह का नहीं है। किसी खास मौके पर, लेकिन लेकिन चंद्रा बाबू से एक ये तो उम्मीद थी कि जो सांप्रदायिक एजेंडा होगा उस पे वो साथ नहीं देंगे। इतनी न्यूनतम उम्मीद तो चंद्रबाबू नायडू से थी। नहीं, ये दोनों लोगों ने अपने पार्टी के अंदर एक इकोसिस्टम बना लिया है कि भाजपा के साथ रहते हुए भी राजनीति की जा सकती है। नायडू भी कोई नए भाजपा के साथ सहयोगी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी वो सहयोगी रहे हैं। नीतीश लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। तो उनकी पार्टी और उनका एक जनाधार का जो ऊपरी हिस्सा है वो इस इकोसिस्टम का पार्ट बना हुआ है। तो वहां बहुत कोई अंदर भी बहुत चकित करने वाली बात, बहुत कोई आश्चर्यजनक बात केवल बाहरी लोगों के लिए मसला नहीं है। उसके अंदर भी इसको लेकर के बहुत तीखा नकारात्मक जनाधार की बात अलग है, मुस्लिम जनाधार की बात अलग है। पार्टी के दायरे के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने एक इकोसिस्टम ये बना लिया है और शुरू से ये बात थी कि वो कोई बहुत बीजेपी के हिसाब से ही चलना है। केंद्र में कोई उनकी कुर्सी, शुरू में आपने देखा होगा कि जब ये लोग आए थे तो जो सोशल मीडिया के जितने इस तरह के खास करके यूट्यूबर्स थे, 6 महीने में, साल भर में सरकार गिराने जा रहे थे, बार बार गिरा दे रहे थे, बहुत जल्दी सरकार गिरने जा रही है। जो आजकल एक मैं देख रहा हूँ ट्रेंड है, हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद सरकार गिरा रहे थे। तो शुरू से ही इन लोगों के साथ ये मामला नहीं है, एकदम क्लियर है कि वो देंगे। इतनी मजबूरी आप देखिए नीतीश की कि अभी आप देखिए ये बिल शायद बीजेपी अभी नहीं लाती। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जिस दिन ये सदन में बहस चल रही थी, अभी बिहार में चुनाव है, वो बचते क्या फायदा उससे, लेकिन एक उनके सामने एक दूसरा संकट था। कोई ऐसी बहस हिंदुस्तान में छेड़नी थी उसी दिन जो टेरिफ का हमला जो आप देखेंगे ट्रंप ने किया है, 12 बजे तक चल रहा था। देखिए उस दिन जानबूझ के बहस को रात तक घोषणा की गई सांसदों को कि खाना भी यही मिलेगा, सदन में ही खाना भोजन मिलेगा और देर रात तक सदन चलेगी, क्योंकि ठीक 1 बजे रात को ट्रंप को जो है वो घोषणा करनी थी, जो बहुत भारत के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। उस पर हम लोग बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। अगले तो 2 दिनों तक उस इतने लेकिन बड़े यहाँ हमले भी को, अब यहाँ भी उनको उपलब्धि का पॉइंट मिल गया है कि भारत ने 52 या 56% वहां पे लगाया और 26 और जिन देशों पे आधा लगा, चीन पे पूरा का पूरा लगा है, जितना रेसिप्रोकल है। हमारा रेसिप्रोकल जो है भारत का वो हाफ है, ये मोदी जी के कारण हुआ है। नहीं, कहीं भी उसने रेसिप्रोकल नहीं किया है। वो हर जगह जितना आप लगा रहे हैं उसका आधा कर रहा है और कह भी रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि उस देश को बहुत ज्यादा नुकसान अब ये हो। उपलब्धि हो गई है, अब ये उपलब्धि हो गई है इनकी। तो रेसिप्रोकल उसने कहीं नहीं लगाया। केवल भारत का मसला नहीं है, बल्कि जिनसे उस हिसाब से वो कर रहे हैं जहां जिसके साथ जितना ज्यादा व्यापार घाटा है, जितना ज्यादा उनके साथ पॉलिटिकल राइवरली है वो उसके हिसाब से तय हो रही है चीजें। भारत का 44 हजार बिलियन का, लाख बिलियन का, वो चीन चाइना के साथ 250 स्तर का है, बहुत बड़ा है मामला जो है। खैर, तो मैं कह रहा था कि देखिए इतना ज्यादा उन्होंने इस लेवल पे भी कन्विंस थे नीतीश और वो कि इस खास दिन को चुना गया उस बिल को, और 2 दिनों तक वो पूरी बहस देखेंगे कि बहस से बाहर रही। हम लोग लगातार 3 दिनों से 4 दिनों से इस बिल पे बात कर रहे हैं, वक्फ बिल पे बात कर रहे हैं। तो इतनी मजबूरी में है नीतीश, मतलब नीतीश इस लेवल तक ये भी कहने की स्थिति में नहीं है कि इसको चुनाव बाद टाल दिया जाए, चुनाव के बाद इसको सोचा जाए, ये कहने की भी स्थिति में नीतीश नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये देखिए ये बहुत नीतीश का जो मसला है वो अब बहुत कंट्रोल्ड मसला है बीजेपी के हाथ में। बीजेपी जी के साथ जो है बहुत ज्यादा एक और वो सोच रहे हैं। अब वो बाद में अभी पता चलेगा। बीजेपी भी पसमानदा को टारगेट कर रही है, पसमानदा की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नीतीश का भी वहां ध्यान है और इस सदन में कम से कम भाजपा और नीतीश के से जुड़े हुए दर्जनों नेताओं ने पसमानदा की बात की इस बिल को पेश करते हुए। मैंने लगभग सभी ने बात की, गरीब मुसलमान, गरीब मुसलमान, गरीब मुसलमान,
मैंने रट डाला पूरे उसमें जो है बहस के दौरान, अगर आप देखे होंगी। क्योंकि वहां एक आप देखिएगा कि पसमानदा बनाम जो असराफ है उसके बीच के कंट्राडिक्शन है, उसको कभी ठीक से, मैं कल भी परसों भी बात कर रहा था, उसको कभी विपक्ष ने या उनकी राजनीति करने वाले लोगों ने कभी ठीक से एड्रेस नहीं किया है। तो आज वहां बीजेपी भी घुसने की कोशिश कर रही है, ये हालत वहां हुई है। और नीतीश बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं। ये देखना अभी आने वाले समय में बाकी है कि वास्तव में ये माइनॉरिटी के अंदर कहीं कुछ एक स्तर पे पसमानदा में कोई डिवीजन करा लेने का कोई एक भरोसा है क्या नीतीश कुमार को? मैं दावा नहीं कर रहा हूं। ये भरोसा है क्या भाजपा को, या नीतीश को भरोसा है क्या? और क्या उस पर और कुछ करने जा रहे हैं क्या? अभी चुनाव से पहले कुछ और कोशिश करेंगे क्या? कुछ और बड़ी पहलकदमी लेंगे क्या पसमानदा को लेकर के? ये हमको लगता है कि अभी इस पहलू को उन्होंने नहीं छोड़ा है। इसलिए एकदम आउटराइट रिजेक्ट करने की बात अभी एक वैचारिक स्तर पर आउटराइट रिजेक्ट कर सकती हैं आप, लेकिन पॉलिटिकल जो गोलबंदी है उसमें पसमानदा का सवाल है, जिसपे भाजपा की भी निगाह है, जिसपे नीतीश की भी निगाह है। और ये निगाह इसलिए डाल पा रहे हैं कि जो फोर्सेज है उन्होंने ये जगह बहुत पहले से दे रखी है। जी, तो अब ये भी देखना होगा कि पसमानदा को कितना वो टिकट में और इन सब जगहों में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अगर सच में गंभीर है तो भाजपा से बिहार में कितने पसमानदा मुसलमानों को टिकट मिलता है, या फिर जेडीयू की ओर से भी। तो ये सब जो होगा आगे मतलब इस चीज को ज्यादा स्पष्ट करेगा कि वो पसमानदा लाइन पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम शाकिब के पास आते हैं। शाकिब, एक बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी बयान एक घूम रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे इरेगुलरिटी रही है और इस तरफ में वो ध्यान खींच रहे। वो आरिफ मोहम्मद खान वही है जिन्होंने 1986 में शाहबानो वाले मसले पर इस्तीफा दिया था, और उन्होंने अपने बयान में ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद मैंने संसद में पूछा था, तब ये कहा गया था कि वक्फ से के मार्फत जो है वो जो तलाकशुदा या विधवा महिलाएं हैं उनकी मदद की जाएगी, उनको एक तय रकम दी जाएगी उनकी मदद के लिए, मेंटेनेंस के लिए। जबकि मेंटेनेंस के सवाल पे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेंटेनेंस दिए जाने का जो फैसला दिया था उसके साथ थे वो, और कांग्रेस पार्टी के का जो वो था उस केस में उन्होंने इस्तीफा फिर पार्टी से दे दिया था। और उन्होंने फिर ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में वो वक्फ जो बोर्ड है उससे संबंधित रहे थे, और उस दौरान उन्होंने जो देखा वो केवल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और यही सब देखा। आज मैंने वक्फ बोर्ड का जो है, जो राष्ट्रीय उसका है, वो मैं उसके उस पे गई थी वेबसाइट पर, तो वहां देखा मैंने ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ऐसी कोई जो मतलब रकम की जानकारी नहीं है। फंडिंग 2-3 योजनाएं चला रहे हैं, उसमें फंडिंग भी है 2021-22 के बाद अपडेटेड नहीं है कि कितना फंड किया, क्या फंड किया। एक स्कीम, 2-3 स्कीम जो है उसके लिए बिल्कुल जो है वो फंड का जो है वो खुलता भी नहीं है, और एक स्कीम में खुला भी तो उसमें है कि राज्यों का कुछ ब्यौरा था, तो जिसमें जो सबसे ज्यादा उस फंड का इस्तेमाल कर 68 लाख और 69 लाख इस्तेमाल करने वाले थे जिनको दिया गया, वो कर्नाटक और केरल थे। आपको ये भी पता होगा कि इन दोनों राज्यों में पूरे सभी मुसलमानों को ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है। तो यही 2 राज्य थे जहां पे यानी कि संपूर्णता में एक बड़ी रकम, टोटल 3 करोड़ से कुछ ऊपर की रकम जो है 2021-22 का है, जो उन्होंने फंड किया था। बिहार जैसे राज्य जो कि बहुत गरीब है, जहाँ के पसमानदा मुसलमान जो है जिनकी गरीबी की बात की जा रही है, मतलब 3 लाख या 6 या 9 लाख टोटल जो है दो कैटेगरी में जो है उनको दिया गया था। तो समझ सकते कि कितनी कम रकम उनके कल्याण के लिए या जो भी फंड उन्होंने किया था उसके लिए। तो ये देखा मैंने कि रेगुलरिटी है, वो सब नहीं है, और क्या किस स्कीम में कितना पैसा दे रहे, या जैसे स्कूल है, छात्रों का जो है पढ़ाई के लिए भी एक स्कीम है जिसमें सिर्फ कंसल्टेशन की बात लिखी हुई है। वो क्या कंसल्टेशन विद प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशंस, लेकिन किस इंस्टीट्यूट के साथ किस किस्म का कोचिंग कंसल्टेशन वो दिलवा रहे हैं, कितने बच्चों को दिलवा रहे हैं, कितने बच्चों ने मदद ली, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो एक दिखा ये चीज। लेकिन इसके अलावा जो जो बाकी और बातें हैं, कि आपको क्या लग रहा है कि ये तमाम चीजें इस विधेयक के साथ एड्रेस होंगी, और जो बाकी मुसलमान खासतौर पर पसमानदा लोकेशन से आने वाले वो इसको ले रहे हैं, मतलब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, कंसर्न है कि भाजपा जो है वो इस फंड का इस्तेमाल उनके हक में करवाएगी। अगर करवाना ही था तो मतलब अभी कितने साल से हैं, प्रोविजन तो सारे आ गए थे, संशोधन आ गए थे, ऐसा तो था नहीं कि इन सारे लाइन पे काम नहीं कर सकता था इनके निर्देश में वक्फ बोर्ड, ऐसा कुछ तो था नहीं।
वो संशोधन जो 2013 में आया उसमें यही सारे तो प्रावधान थे, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अलावा सरकार क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करवा पाई, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी ला पाई, क्यों नहीं जो है वो जन कल्याण के लिए खर्च हो सका वो पैसा, या फंडिंग को लेकर के जो तमाम चीजें योजनाएं क्यों नहीं और हुई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पिछली सरकार का फेल्योर मान लेगी जनता, या फिर और अभी इस विधेयक के बाद से ये उम्मीद होगा कि जो है वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करेगा और सारे जो फंड है वो उनके लिए इस्तेमाल होंगे, और इसको वो बहुत जो है पॉजिटिव वे में भाजपा के लिए लेने के लिए तैयार है? मैम, सबसे पहले तो जो नेशनल वक्फ काउंसिल है, जिसके अधीन तमाम स्टेट के वक्फ बोर्ड्स आते हैं, उसका चेयरमैन बाय डिफॉल्ट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तो 11 साल से इनका है। बिहार की अगर हम बात कर लें तो पिछले 18 साल से एक आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, जो नीतीश कुमार का घनिष्ठ मित्र है और उनके गृह क्षेत्र का रहने वाला है। तो अगर ऐसी इर्रेगुलरिटी थी, वित्तीय अनियमितताएं थी, तो आप क्या कर रहे थे? आपका सीईओ क्या कर रहा था? नोडल ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? बड़ा सवाल, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी भी तय होती है। और दूसरा क्या है, देखिए एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उसका जो राजनीतिक पैटर्न है, वो उसने फासीवाद जो है वो फासीवाद को कॉपी करती है। हिटलर और मुसोलिनी उसके आदर्श हैं, हम सब लोग जानते हैं। फासीवाद को वो कॉपी करती है, जहां पर उसको जहां सहूलियत होती है वहां से वो उसको अडॉप्ट करती है और उसके हिसाब से वो नैरेटिव सेट करती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि हिटलर ईसाई था। हिटलर को आइडियलाइज करते हैं भाजपा के लोग, लेकिन उसी ईसाई कम्युनिटी पर यहां ये इल्जाम लगाते हैं कि धर्मांतरण करा रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, मिशनरी चला रहे हैं। हिटलर ने यहूदियों का होलोकास्ट किया था। ये नेतन्याहू के पीछे नाचने को तैयार हैं, क्योंकि नेतन्याहू मुसलमानों को मार रहा है, फलस्तीन के मुसलमानों को। तो ना इनको ईसाइयों से मोहब्बत है, ना यहूदियों से मोहब्बत है, इनको अपने एजेंडे से मोहब्बत है। तो जैसे सर अभी बैठे हैं स्नेही सर, मैं उनसे भी समझना चाहूंगा इस चीज को। अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। ये 1 मिनट मुझे देंगे आप? 1 मिनट मुझे देंगे प्लीज? 1 मिनट। बिल्कुल शाकिब, तक जब तक आते हैं तब तक हम विनय आपके पास आते हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी जो है ये दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। एक बोला जा रहा है कि उनके लिए अमरावती जो है एक बड़ा है, केंद्र सरकार एनडीए के गुड बुक में रहना और अमरावती के लिए फंड जुटाना, तो ये एक बड़ी वजह माना जा रहा है उनके इस तरह से जो है धोखा देने को। राज्य के मुसलमान या जो उनके सहयोगी रहे हैं वो इसको धोखा ही मान रहे हैं, तो इसलिए हम भी धोखा ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पलटी मारना जो क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्होंने उसके पहले आश्वासन भी दिया था कि आपके हितों का, और इस हित में ऐसी कौन सी बात है। अच्छा शाकिब आ गए, ठीक है, यही सवाल रहेगा आपसे। जी मैम, एक्चुअली मैं जहाँ से मैंने छोड़ा तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो डिवीजन की पॉलिटिक्स करती है। अभी सर बैठे हैं, ये बताएंगे दलित विमर्श को खंडित करने में भारतीय जनता पार्टी ने कितना जोर लगाया है। जो दलित विमर्श एक सामूहिक दलित विमर्श हो सकता है, जिसमें तमाम SC ST की जातियां होती हैं, उसको किस तरह इन्होंने तोड़ा। पासवानों का नेता पैदा करो, मांझियों का नेता पैदा करो, दुसाधों का नेता पैदा करो, चमारों का नेता पैदा करो, उनकी जो एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है उसको खत्म कर दो। ये चीजें मुसलमानों में नहीं होती थी। मुसलमानों के बारे में ये परसेप्शन था कि मुसलमान 18% है, तो उसमें अशराफ, पसमानदा, इसका कोई डिवीजन नहीं है। वोटिंग पैटर्न में कोई डिवीजन नहीं है। उनके जो रिलीजियस मामले हैं उसमें कोई डिवीजन नहीं है, सिवाय शादी ब्याह के। बाकी उनकी किसी भी चीज में कोई डिवीजन नहीं है। ना कोई इकोनॉमिकली क्रश करने की कोशिश करता है, ना सोशली क्रश करने की कोशिश करता है। अलबत्ता ये जरूर है कि एक बिरादरी वाला जो है वो चाहता है कि उसकी शादी सेम बिरादरी में हो जाए। बस इससे आगे मुसलमानों में ये जो पसमानदा और अशराफ की डिबेट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब इन्होंने एक नया नैरेटिव सेट किया। मुसलमानों की जो 18% कहीं जिस स्टेट में जितने भी परसेंट है, ये तमिलनाडु में 7.5% है, बिहार में अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके हिसाब से आप 18% मान लीजिए, जिसमें 12.5% पसमानदा मुसलमान है। लेकिन जो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आई है, 17.5 से 18% जो मुसलमान है, वो तमाम मुसलमान अपने आप को कलेक्टिव स्ट्रेंथ के तौर पर देखता है कि हम 18% है। ये दलितों की तरह ये आपने देखा कि दलितों को किस तरह इन्होंने तोड़ा। पासवान साहब जो चिराग जी जो है वो 5% के नेता बने हुए हैं। बाकी जो महादलित का है वो ये शुरुआत नीतीश जी ने की।
ये आप तो देख रहे हैं, कुर्मी को बिल्कुल, कुशवाहा काफी गलत तक किया है। बटा लव हुआ कुश है। समीकरण तोड़ा, कुर्मी अलग किया, कोयरी अलग किया, कुशवाहा अलग किया, अति पिछड़ा अलग कर दिया, गैर यादव ओबीसी तमाम अलग कर दिया, उसका अलग अलग नेता बना दिया। तो ये इतने जितने डिवीजन होंगे, जितने आपस की लड़ाई होगी, उनके जो मेन जो उनकी लड़ाई है, जो मेन जो उनका संघर्ष है, जो जिसको उनको रिक्लेम करना है, जिस आइडेंटिटी को उनको रिक्लेम करना है, भारतीयता की आइडेंटिटी को, संविधान की आइडेंटिटी को, और बतौर मनुष्य, मैं तो इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मैं इस बात को कहता हूं कि बतौर मनुष्य उनको अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम करने की जरूरत है, कि वो कई जगहों पर तो उनको इंसान तक मानने से इनकार करे। आप बताइए, मेरे पास पानी का ग्लास है, क्या एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए इस पानी के ग्लास को लेने से इनकार कर सकता है कि मैं नीची जाति का हूं? आप बताइए, अगर आप तो मतलब हमारे यहाँ जैसे खुदा का कॉन्सेप्ट है ना, हमको तो एक खुदा नहीं बनाया ना। आप कहते हैं ब्रह्मा, जो भी जिसने भी आपको क्रिएट किया है आपकी अपनी मेथोलॉजी के हिसाब से, कैसे उसने क्लासिफिकेशन कर दिया भाई? कोई इंसान अननेचुरल तरीके से पैर से कैसे पैदा हो सकता है? कोई बाजू से पैदा हो जा रहा है, कोई पेट से पैदा हो जा रहा है, मतलब एक जो नेचुरल प्रोसेस है इंसान के पैदा होने की, वो उसी से तो होगा, लेकिन आपने वो बना के रख दिया है। तो अब आपको चाहिए सत्ता, इसमें चाहिए डिवीजन, ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो इनकी है, इसको तोड़ दो। अब इन्होंने यही फॉर्मूला मुसलमानों के साथ शुरू किया, अशराफ और पसमानदा, अशराफ और पसमानदा, अशराफ और पसमानदा। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये, मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं जरूर पूछता, कभी जिंदगी ने मौका दिया तो मैं जाऊंगा, जरूर पूछूंगा कि हजारीबाग में तब अलीमुद्दीन अंसारी की मॉब लिंचिंग करने वाले को, अलीमुद्दीन अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई थी, अलीमुद्दीन अंसारी पसमानदा मुसलमान था। मालदा में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई, वो पसमानदा मुसलमान था। सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो पसमानदा हैं, जिनको गौ आतंकियों ने मार डाला है, गाय के नाम पर, चोरी के नाम पर पीट पीट के मार डाला है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन हत्यारों को ग्लोरीफाई किया है। जयंत सिन्हा तो बाकायदा अलीमुद्दीन अंसारी के हत्यारों को माला पहनाने पहुंच गए थे। वहां क्यों नहीं इनका पसमानदा मुसलमान का इनका प्रेम जागृत? आप छोड़ दीजिए वो सब घटनाएं 5 साल पुरानी, मैं 3 महीने पहले की आपको घटना बताता हूँ, दिसंबर या जनवरी की ये घटना है। अशराफ मुसलमान के मॉब लिंचिंग में मारे जाने की अभी तक कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई खबर नहीं है। मैं बिहार की बात आपको कर रहा हूँ, मैं 3-4 महीने पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सराय रंजन विधानसभा का एक क्षेत्र है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा, ताजपुर नगर परिषद के अंदर वो आता है, सराय रंजन विधानसभा का क्षेत्र है। वहां एक कुरैशी बिरादरी के व्यक्ति को, जो खसी बकरी बेचने का कारोबार करता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा है, उसको मारा इन लोगों ने जब वो बकरी बेचने निकला हुआ था, और पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो गरीब मुसलमान जिसके पास इलाज करवाने का पैसा नहीं था, मेरा किसी तरह से उससे संपर्क हुआ, डॉक्टर के यहाँ कुछ बिल बाकी थे, मैंने अपने सहयोगियों से उसके डॉक्टर की बिल पे करवाई, और ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं हैं, जो उदाहरण है, मैं आपको दे सकता हूं। एक्चुअली इनका कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, सेकुलर और इसका ये जो कम्युनल का फर्क जो बलियावी साहब ने कहा कि वो मिट गया है, मेरी समझ से जैसे एक बार चिराग पासवान अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सेकुलर होने का मतलब यह है कि आप मुसलमानों की तुष्टीकरण करो। भाई, किसने कह दिया तुमको कि मुसलमानों की तुष्टीकरण करना सेकुलर होने की निशानी है? संविधान सेकुलर है तो क्या संविधान मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रहा है? भाई, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम भारत के लोग पंथ निरपेक्ष, क्या ये मुसलमानों की तुष्टीकरण है जिसने संविधान की प्रस्तावना लिखा? आप क्या कहना चाहते हो? मतलब बाबा साहब को डिग्रेड करना चाहते हो आप? इनकी आप अगर इनका जो एजेंडा है, इनकी जो पॉलिसी है, आप अगर उसके बहुत नीचे जाएंगे, बहुत तथ्यों की अगर आप पड़ताल करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। मनुवाद के वर्चस्ववाद के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति जिसने 22 प्रतिज्ञाएं लिखी, अपने अनुयायियों को कहा कि 22 प्रतिज्ञाओं को तुम्हें मानना पड़ेगा, और उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, मैं जानना चाहता हूं उनसे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो तुम्हें हिंदुओं से दूर रहना होगा। बेशक सर, कहा था कि नहीं कहा था बाबा साहब ने? बिल्कुल, तभी तो अलग हुए थे। उस बाबा साहब को 2015 में पांचजन्य का एक विशेषांक आता है, अप्रैल के महीने में, जिस महीने में बाबा साहब की जयंती होती है, उसमें बाबा साहब को हिंदू हितैषी बताया जाता है। मतलब इतने तर्कहीन, इतनी जो एक इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कंटेंट होता है, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया। भाई, अब इनको कुछ नहीं मिलता है। भगत सिंह की शहादत का इन्होंने मखौल उड़ाया। भगत सिंह की जब फांसी हुई, बाबा साहब ने
बाबा साहब ने प्रतिक्रिया दी, पेरियार साहब की प्रतिक्रिया आई, तमाम जो उस वक्त के जो महापुरुष थे जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, सबकी प्रतिक्रिया आई, लेकिन एक प्रतिक्रिया कभी आरएसएस के लोगों ने भगत सिंह की शहादत पर नहीं दिया। तो उस भगत सिंह को अब इनको भगत सिंह की फोटो भी अब ये लगा लेते हैं, भगत सिंह की शहादत का मजाक उड़ाया, भगत सिंह की ये फोटो लगा लेते हैं। अब आप सोचिए कि वो 14 फरवरी वाला जो इवेंट है, आपने देखा होगा अभी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो भी वायरल करा देती है कि आज के लौंडे लौंडी जब जो है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, यहाँ भगत सिंह की शहादत हुई थी। अरे भैया, इतने बड़े तुम देशभक्त हो तो मुखबिरी काहे कर रहे थे? 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी हुई थी, तुम जो है आज के युवाओं को बता रहे हो कि 14 फरवरी को फांसी हुई थी। मतलब हर चीज को एक जो इनका वो है, धर्म से जोड़ो, राष्ट्र से जोड़ो, यही इनके पास है। तो राष्ट्र इनका कुछ भी नहीं है, इनका राष्ट्र मनु राष्ट्र है। इसके अलावा इनके पास राष्ट्र की कल्पना में कुछ भी नहीं। इन्होंने तिरंगे का विरोध किया, तिरंगा जलाया, संविधान का विरोध किया, संविधान जलाया, बाबा साहब का विरोध किया, बाबा साहब को बेइज्जत किया। क्या नहीं किया इन्होंने? क्या कुछ पाप इन्होंने नहीं किए हैं जो आज ये देशभक्त बने घूम रहे हैं? तो सवाल कौन करेगा? मैं ये जो अशराफ और पसमानदा की डिबेट अभी वक्फ को लेकर के शुरू हुई है, मैं तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। और एक बात और मैं बता दूं, जदयू से जो पहला इस्तीफा हुआ कासिम अंसारी का, वो पसमानदा मुसलमान है। जितने भी नेताओं ने अभी इस्तीफा दिया है उसमें से जो है 5-6 लोग तो पसमानदा मुसलमान है। तो अगर भारतीय जदयू को ये लग रहा है या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि पसमानदा मुसलमान उनकी तरफ आ जाएगा, मैं एक चीज पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि बिहार नहीं, पूरे देश का जो मुसलमान है, पूरे मुल्क का जो 35-40 करोड़ मुसलमान है, वो इस वक्त अपने आप को इस तरह से मतलब चीटेड महसूस कर रहा है। मतलब एक होता है ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोक देने वाली बात है। बिल्कुल सही। ताबूत में आखिरी कील ठोक देने वाली बात। आपने बहुत जुल्म किए 10-11 सालों में। हालांकि सरकार कभी मतलब कांग्रेस की भी सरकारों ने हमारे साथ जुल्म किया, इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन बना दिया, सैकड़ों लोगों को उठा लिया, बाद में वो सब बाइज्जत बरी हुए, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ मुसलमानों को जलील कर किया जा रहा है। उनको सीना ठोक के ये बताया जा रहा है कि मेरे पास पावर है और तुम सेकंड लाइन सिटीजन हो। हम जो चाहेंगे तुम्हारी छाती पर चढ़ करके करेंगे और तुम्हारे वोट से करेंगे। और ये बिल जो अभी एक सर बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट, अमेरिका के टैरिफ वाला मामला जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और उसमें जोड़ देना चाहता हूँ। आपको याद होगा मनोरमा जी, अमित शाह पटना आए थे, 2 दिन का उनका दौरा था मार्च के आखिरी सप्ताह में। एनडीए की बैठक होगी, मीडिया ने 1 हफ्ता चलाया, सीट शेयरिंग पे बात होगी, ये होगी वो होगी, बहुत लंबा चौड़ा उनकी जो प्रोफाइलिंग थी वो एनडीए की बैठक को लेकर के किया जाता रहा। और जब एनडीए की बैठक हुई, उस 7 से 8 मिनट में वो बैठक मुख्यमंत्री आवास में खत्म हो गई। आप बताइए, 7 से 8 मिनट में तो मैं कॉफी का एक कप भी खत्म नहीं कर सकता हूँ। एनडीए की बैठक खत्म हो गई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। वहां ये खबर है कि नीतीश जी ने कह दिया है कि हम 115 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब इनका ये तर्क है कि भाई आपको पिछली बार 115 सीटें दी गई, आप 43 जीत करके आए। ये चिराग मॉडल को नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई हमने चिराग मॉडल करवा के आपकी सीटें 43 करवाई। तो अब जो जिस पार्टी ने 43 सीटें जीती है उसको भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें देने पर आमादा नहीं हो रही है। असल मसला वही था कि इन्होंने कह दिया नीतीश जी ने कि भाई ये आपके अलाइ पार्टनर्स हैं, इनको आप देख लीजिए, हमको इतनी सीटें चाहिए, बाकी चिराग को आप अकोमोडेट कीजिए, क्या बोलते हैं, मांझी साहब को आप अकोमोडेट करें, उपेंद्र कुशवाहा को आप अकोमोडेट करें। तो उसको काउंटर करने के लिए अब इनके पास वही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया है कि हमको हर हाल में अपना मुख्यमंत्री बना देना है, चाहे उसके लिए इलेक्शन के बाद अगर ऑपरेशन लोटस भी करना पड़ेगा तो ऑपरेशन लोटस किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी है, उसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। एक लाइन सिर्फ मैं आपको मनोरमा जी आपके प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूं कि अगर पूरे इस 3-4 दिनों के डिबेट को और जो नैरेटिव खड़ा किया गया, अगर आप उसको देखेंगे तो मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैं जहां तक भारत की राजनीति को समझ सकता हूं, अमित शाह ने, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया स्पॉन्सर्ड चाणक्य हैं, बल्कि अमित शाह से भी ऊपर जो नागपुर में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने सवर्णों का, मैं इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूं कि सवर्णों का, एक भूमियार ललन सिंह, दूसरा ब्राह्मण संजय झा, इन दोनों सवर्णों का इस्तेमाल करके एक मंडलवादी पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के अस्तित्व को खत्म कर दिया है। उनका ये था जो क्षेत्रीय दलों को निपटाना है उसको खत्म करना है। अभी देखिए निशांत के आने की बात चर्चा, अभी आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि निशांत आज दिल्ली में है और उनके बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने लाखों रुपए की किताबें खरीदी हैं राजनीति को समझने के लिए कि उनको क्या चीज स्पीच में बोलनी है, उनकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है। तो निशांत की राजनीति, इनको लग रहा था कि भाई नीतीश जी की आखिरी पारी है, ये साइड होंगे तो ये जो गैर यादव पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट है,
यादवों के से आतंकित होकर के इनके पास चला आएगा। अब बीच में आ गया कि भाई निशांत आ रहे हैं, तो इनको लगने लगा कि भाई एक हर्डल हट रहा था तो अब ये दूसरा हर्डल आ रहा है, इसमें फिर अब हमको 20-25 साल खपाना पड़ेगा पीछे पीछे। तो उस पूरे स्कोप को इन्होंने इस बिल के माध्यम से खत्म कर दिया, उस पूरी नीतीश की लेगेसी को इन्होंने इस बिल के माध्यम से खत्म कर दिया। और इस वक्त जदयू में एक दिल्ली जदयू है, एक पटना जदयू है। सर भी समझ रहे होंगे इस बात को। बीच में तो ये भी खबर चली थी कि 8-9 सांसदों ने अमित शाह को लिख करके भी दे दिया है कि अगर ऑपरेशन लोटस होता है तो एक जो है 12 सांसदों में से 8-9 सांसदों का एक ग्रुप है, वो पूरा का पूरा भाजपा में मर्ज कर जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इंश्योर कर लिया है कि हम लोग आएंगे, 2 लोगों की टिप्पणी और लेनी है, तो जल्दी से समेटिए। और मेन बात जो है उस पर भी एक कि जो वक्फ बोर्ड की जो एनॉमली, जो जितनी भी उसमें जो दिक्कतें हैं, वो कोर इशू नहीं है भाजपा का, जिसके लिए ये संशोधन विधेयक लाए। इनके पास काफी समय था उन सारे एनॉमलीज को एड्रेस करने के लिए। वो वित्तीय अनियमितता या उन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल की बात थी, क्योंकि डायरेक्ट माइनॉरिटी जो है मिनिस्टर उनके अंदर में आता है। तो जबकि आप उसके पेज पे जाके देख सकते हैं 2-3 योजनाएं जिसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कहाँ कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, आपको कुछ हिसाब किताब नहीं मिलता है। तो अगर आपकी कोई बात रहेगी जल्दी से आप एक नहीं आप कंटिन्यू करें, विजय सर को सुनना है एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो हम विनय के पास आते हैं। और तेलंगाना वाला सवाल वही था विनय, पिछले सवाल रिपीट नहीं करूंगी मैं। दो धारी तलवार पे चल रहे हैं क्या? मतलब जो अमरावती का इशू है उसके कारण ये मजबूरी है उनकी एनडीए के साथ जो है एक अच्छा इक्वेशन बना के चलना। लेकिन ये जरूर बोला जा रहा है कि उनको अगले चुनाव में वापसी नहीं कर पाएंगे। ये आंध्र प्रदेश के जो कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका वो ये कह रहे हैं। एक लाइन में जोड़ दूं मैं, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपकी तेलंगाना वाले इशू पे। आज शाम को मैं एक प्लेटफॉर्म पे डिबेट में बैठा था, वहां एक पैनलिस्ट तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे, और उन्होंने ये बताया कि अगर आज चुनाव हो जाए, आज विधानसभा भंग करके दोबारा आंध्र प्रदेश में चुनाव हो जाए, तो चंद्रबाबू नायडू को 50 सीटें आना मुश्किल है। मतलब सिर्फ एक साल हुए हैं, ये वक्त बिल आने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इतना गुस्सा है लोगों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और इनको लेकर के, क्योंकि इन्होंने पूरे स्टेट का जो हित है उसको अमरावती प्रोजेक्ट के ऊपर दांव पर लगा दिया है। ये तमाम लोगों के बीच में ये भावना, ये धारणा बन चुकी है। जी मैम। तो इस इशू के बाद कई आंध्र प्रदेश के इसमें कहा जा रहा है कि उनकी वापसी मुश्किल है इसके बाद से चंद्रबाबू। मनोरमा, धन्यवाद मनोरमा। ये बात तो तय है कि ठीक है, मुस्लिम मतदाता उनसे बुरी तरह से नाराज है, लेकिन ये बात भी है कि चंद्रबाबू नायडू इसके पहले जिस तरह से वो हैदराबाद को प्रोजेक्ट कर पाए थे और सीईओ चीफ मिनिस्टर, वो इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि वो इस बीच के दौर में वो क्या करते हैं। वो अमरावती प्रोजेक्ट में वो क्या कुछ टेंजेबल पेश कर पाते हैं और किस तरह से पेश कर पाते हैं, बाकी लोगों का क्या। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो कोस्टल आंध्र है, खास करके जो साउदर्न कोस्टल आंध्र है, वहां पे जो कॉम्बिनेशन है दलित प्लस मुस्लिम प्लस क्रिश्चियन। देखिए, दक्षिण में क्या है कि दक्षिण में जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो हुआ है वो दलित और क्रिश्चियन का एक साथ हुआ है। और ये बात तय है कि ये भाजपा जो ये बिल ला रही है, बिल जो ला रही है, उसमें उसकी नजर जो है वो ऐसी नहीं है कि उनको मुसलमानों का वोट ले लेना, चाहे वो अशरफ का हो चाहे वो पसमानदा का हो। तो उनकी जो नजर है वो नजर इस पर है कि जो भी थोड़ा 1-2% वो जो भी वहां विभाजन करवा पाए, कितना सफल हो पाए नहीं हो पाए वो, पर उनकी मेन जो वो है कि जो ये जो बीच की पार्टियां थी, जो चाहे जदयू है चाहे वो टीडीपी है, चाहे उनसे वो कितना वो आधार खिसका पाती है। और उनका जो अपना जो बड़ा एजेंडा है, जो 2 पार्टी सिस्टम इंडिया में वो कर पाए और प्रेसिडेंशियल फॉर्म इलेक्शन कर पाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर पाए, उस दिशा में चीजों को कितना वो धकेल पाते हैं, है ना। और उनकी नजर जो है उन लोगों के ऊपर है, खास करके हिंदू मतदाताओं पे, जो अभी भी मूल रूप से सेकुलर है। वो वोट जो है
उनका अभी भी जो भाजपा के प्रति विरोध है उसको वो एक वजह दे पाए कि वो उसकी तरफ कितना झुक पाते। और एक और बात अगर है विनय, यहाँ पर एक और बात है कि आंध्र प्रदेश के जो ओबीसी, उनका ही परसेंट ज्यादा है, तो ओबीसी जो मतदाता है उनका हिंदुत्वकरण उत्तर भारत के ओबीसी जो सेगमेंट के की जनसंख्या उसकी तरह से नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश की जो ओबीसी जनता है वो सेक्युलर ज्यादा है, सेक्युलर फोल्ड में ज्यादा है। नहीं, इसमें जोड़ दिया उसकी देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों जगहों पे जो है रिलीजन से ज्यादा जो है वो कास्ट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, थ्रू आउट आप देखेंगे जब आंध्र का निर्माण हुआ था और उस समय जो ब्राह्मण के हाथ से जो पॉलिटिक्स का जो कमान रेड्डियों के हाथ में गया, तब से वो रेड्डी के हाथ पे ही। और इसमें जो रोल है वो जो रूरल जो लैंड रिलेशनशिप है, जो रेड्डी का जो बाकी कामगार जातियों के साथ, दलित जातियों के साथ, और जो गांव के लेवल पे जो रिश्ते हैं, तो उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल बहुत बखूबी जो है अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए किया। तो वहां मामला जो है वो भाजपा कैसे ये जो जातियां हैं जो रेड्डी, उनको किस तरह से अपनी ओर मोड़ पाती है। देखिए, कांग्रेस भी का भी जो कमबैक हुआ है वो एक एग्रेसिव रेवंती रेड्डी के वजह, उधर भी जो जगन मोहन रेड्डी है, और जगन मोहन रेड्डी नहीं हारते, उनके खिलाफ जो प्रचार हुआ वो यही हुआ कि ये जो है हिंदुओं के खिलाफ में जो है उनको ये ब्रांड किया गया कि जो है ये हिंदुओं के खिलाफ में और क्रिश्चियन के उसमें कर रहे हैं। तभी उनका, और जो उन्होंने बहुत हिंसक राजनीति की, और चंद्रबाबू नायडू भाजपा से बहुत पके हुए हैं और उनको पता है कि भाजपा जो है जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों को एक समान दूरी पर रख करके कर रही। एक और बात जो मैं कहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा था, वो ये कि भाजपा की रणनीति जो है वो एक जो साझा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसमें दरार डालने की है और दक्षिण में विस्तार करने की। दक्षिण में उनका विस्तार तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो जो ईसाई आबादी को अपने साथ नहीं ले पाएंगे, और ये उन्होंने केरल में देखा और ये रणनीति उन्होंने शुरू कर दी। और चाहे वो ए.के. एंटोनी के बेटे को अपने टिकट दे करके लड़ाने का, और जो बाकी छोटी जातियां हैं, कैथोलिक्स के अलावा जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जिनके बहुत सारे विवाद हैं, और आपने संसद में भाषण के समय में देखा होगा कि भाजपा ने कोशिश करके ये उदाहरण दिए कि जो 600 ईसाई हैं उनकी जमीनें किस तरह से हड़प ली गई, और इसका असर जो है वो तमिलनाडु और केरल उनके निशाने पे, बिहार, उत्तर भारत में की राजनीति में जो है उनको पता है कि जितना उनको विस्तार लेना था, अब उनको बाकी जो है उनका मैनेजरियल स्किल है, पर जो असली लड़ाई और असली नजर जो है उनकी है वो दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी उनका काम लगभग हो चुका है। बाकी उनका जो है वो लड़ाइयों की बात, छोटी मोटी बैटल्स की बात है, पर असली उनकी जो नजर है, जो लड़ाई है, वो तमिलनाडु और केरल है। तो कर्नाटक में तो इस भाजपा की उस राजनीति का एक जवाब भी अभी जो इस बार जो कांग्रेस जीती है, तो उसमें एक समीकरण उस तरह से बिल्डअप हुआ है कि कौन जो है वो सबसे सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है भाजपा से फाइट करने में। तो कर्नाटका ने तो इसका एग्जांपल दिया है। वो देखिए, ये एक बात जान लीजिए कि बहुत पहले से ही मुस्लिम मतदाताओं के अंदर ये एक छटपटाहट है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनको समय समय पर धोखा देती रही है और वो लौटना चाहती है कांग्रेस की तरफ में, पर उनकी मुश्किल ये है कि कांग्रेस उनको वायबल अल्टरनेटिव नहीं दे पा रही। जैसे ही कांग्रेस कोई वायबल अल्टरनेटिव दे देगी,
तो वो मतदाता उनके पास लौट करके जाएंगे। कांग्रेस की समस्या ये है कि हम अब क्या कहते हैं इसको, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। जितना वो हीट जनरेट कर पा रहे उतना लाइट नहीं जनरेट कर पा रहे। तो ये मतलब उनका एक मतलब क्या कहेंगे कि रणनीतिक रूप से ये आकलन चंद्रबाबू नायडू का बहुत ठोस नहीं साबित होने जा रहा है कि अमरावती के ऊपर जो बार्गेन वो एनडीए से करेंगे मुसलमान मतदाताओं को नाराज करके, तो उन्हें ये महंगा पड़ सकता भी, क्या मतलब महंगा पड़ सकता है उनके अपने राजनीति के लिए जो है आंध्र प्रदेश में। इससे ये एक संदेश तो निकल करके आ रहा है। हालांकि देखिए जो आंध्र प्रदेश है उसका जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ बहुत उसी तरह से उत्तर आंध्र प्रदेश की तरफ में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे दक्षिण में आते हैं बहुत कम है। जैसे बिहार में मुस्लिम मतदाता अधिक संख्या में, लेकिन जो चुनाव के समय जो चीज महत्वपूर्ण होती है कि उनका कंसंट्रेशन क्या है, क्या वो एक तो यही बोला ना, जैसे आंध्र में सबसे ज्यादा कडप्पा में, अनंतपुर, कडप्पा, विशाखापट्टनम, ये सारे जगह है, जो कि अमरावती उन्हीं के बीच में आता है, कहीं जो उसका लोकेशन है विशाखापट्टनम और आपको इसके बीच में आता है वो। तो ये है कौन सा एक जगह मैं नाम भूल रही हूँ, गुंटूर और उसके बीच में आता है। हाँ, वो पूरा जो साउदर्न जो आंध्र प्रदेश है ना, कोस्टल साउदर्न, वहां पे क्रिश्चियन और मुस्लिम आबादी बहुत है। एक और बात जो है जो ध्यान में रखने की है, जो वहां पे जो बात की साकिब ने शायद कहा था कि दलितों का डिफरेंशिएशन या फ्रेगमेंटेशन, तो आंध्र में ऑलरेडी जो है माला वर्सेस मडिगा का जो है विवाद पहले से ही चल रहा है कि जो डेवलपमेंट का जो फायदा जो है किसको कितना मिलेगा, जी, है ना। ठीक है, चलिए संजीव जी के लिए जो सवाल है वो ड्राइंग मेमोर का, वो तो लेने को मैं कहूंगी कि उसी से जुड़ता हुआ सवाल मैंने रखा था, हालांकि अभी स्नेही सर चले गए हैं। ये कि आप चिराग पासवान की राजनीति जो है वो इससे आती है, अंबेडकरवादी वैचारिकी जो है उसकी विरासत को वो उस पे दावा करते, तो क्या अंबेडकरवादी वैचारिकी से आकर के जिसका की कोर है धर्मनिरपेक्षता भी, आपको पता है एक टाइम पे खुद उन्होंने हिंदू धर्म से जब ये तमाम जो हिंदू धर्म की खामियां थी उसके बाद उन्होंने इस्लाम को बहुत अच्छे से अध्ययन किया था एक विकल्प के तौर पे, और जब वहां भी उन्हें वो मिला था तब वो बौद्ध धर्म की तरफ में मुड़े थे। तो उन्होंने बहुत ही ढंग से इस्लाम को एक विकल्प के तौर पर बाबा साहब ने उसका अध्ययन किया है और उसके तमाम चीजों को उन्होंने समझने की कोशिश की है। तो जो भी अंबेडकरवादी विचारधारा से आता है उसकी विरासत पे दावा करता है, वो फिर इस तरह से उनकी राजनीति कैसे ये जो है धर्म निरपेक्षता के सवाल पर जो है वो इस तरह से बेपरवाह हो सकती है और इसका कोई राजनीतिक जो है नुकसान उनको नहीं होगा। चिराग पासवान एक तो अंबेडकरवादी नहीं है और दूसरा मैं भी ये कहना चाहता था कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान विरासत पे दावा, मैं इसलिए वो नहीं कहा, मैंने कहा उस विरासत पे वो दावा करने की बात करते हैं। एक हद तक रामविलास जी के बारिश तो मतलब रामविलास जी जरूर अंबेडकरवादी क्लेम करते थे खुद को। हाँ। और बाबूजी का जो पॉलिटिक्स है यहाँ जजीमर राम वाली पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग और नेशनली अपने को वहाँ रिकॉग्नाइज करवाते थे। लेकिन चिराग पासवान तो दूर दूर तक कहीं से भी वो अंबेडकरवाद का या चिराग पासवान अपने रामविलास पासवान जी की भी विरासत को लेकर नहीं चलते। वो विशुद्ध अवसरवादी पॉलिटिक्स में उनको अभी हिंदुत्व का एक ये है तो वहाँ वो काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, बाबा साहब ने इस्लाम का अध्ययन किया या इस्लाम पे लिखा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा, तो वो क्रिटिकल थे धर्मों को लेकर के, सभी धर्मों को लेकर। वहां से राय बनाने की जगह यहाँ राय बनानी चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व के आइडिया को, हिंदू राष्ट्र के आइडिया को एकदम से विभाजक, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी के खिलाफ बताया था। यानी जो कोर आइडियोलॉजी है आरएसएस और बीजेपी का, उसके खिलाफ बेसिक बात ये है। और इसके अलावा जो 22 प्रतिज्ञा है वो तो है ही, तो वो है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन देखिए है क्या ना मनोरमा कि जो एक बात और जो ड्राइंग में मार कह रहे हैं, बात सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा ने डिवाइड किया है इनको, ये जातियां, ये दो धारी तलवार चला है। एक तलवार ये चली कि 90 के बाद, 90 क्या चीजें शुरू हो गई थी, 67 के में कई राज्यों में सरकारें बदल गई थी,
और उस वक्त भी एक आंदोलन शुरू हो गया था। एक खास किस्म से जगह जगह, एक कर्पूरी ठाकुर बिहार में उसके उदाहरण है, तमिलनाडु में करुणानिधि उदाहरण है। तो वो चीजें हो रही थी। 90 के बाद थोड़ा और एक्सेलरेट हुआ, तो जातियों की आकांक्षा पैदा होगी। वो मुसलमानों के भीतर भी जातियां हैं, वहां भी पैदा हुई हैं, होंगी, और हिंदुओं के भीतर तो होनी ही होनी थी। उन आकांक्षाओं के भीतर प्ले करने में माहिर है सके बीजेपी, वो किया इसने। जो आज कर रही है मुसलमानों के मामले में, करने की कोशिश कर रही है। पसमानदा वगैरह इतना मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक तो कोई ऐसा इशू है। जैसे इसी वक्फ बोर्ड वाले मामले पे 2013 में या 2010 में जो अली अनवर का स्टैंड होगा, वो आज स्टैंड नहीं है उनका। आज वो कायदे से, कोई भी मैच्योर आदमी इस बात को समझता है कि भाई वक्फ बोर्ड का तो सुधार होना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। कोई भी संस्था है, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो दूसरी चीज कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने 2 दिन बातचीत की थी। अब रही बात चंद्रबाबू नायडू के पॉलिटिक्स का, तो देखिए 4 साल बहुत होता है राजनीति में। मैच्योर पॉलिटिशियन हम आप तो बात करते हैं ना, तो बात हम लोग तो भाई कई तरह की बातें होती हैं, रोज ही कुछ लोग सरकार भी गिराते हैं वाली, लेकिन पॉलिटिशियन पहले ये देखते हैं कि ये सरकार जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये सरकार जाती हुई तो 4 साल नहीं दिखी थी। यहाँ ना वहां मैनेज होना था, लगातार रेड पड़ रहा था बिहार में और दूसरी जगहों पे। चंद्रबाबू नायडू का विधानसभा चुनाव भी नहीं है। यदि विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद या 1 साल बाद होता तो 70% मुसलमानों ने उनको समर्थन किया है। चंद्रबाबू नायडू का धोखा नीतीश जी का धोखा नहीं है। वो समझिए कि जैसे लालू जी या आरजेडी धोखा दे यदि मुसलमानों को, वैसा धोखा है जो कभी धोखा दिया नहीं उन्होंने। तो लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि रियल टाइम में सोचते हैं। तो वो समझते हैं कि अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव आएगा तो बीजेपी इतना पानी सर से गुजार देगी कि फिर चंद्रबाबू मसीहा नजर आने लगेंगे मुसलमानों के सामने। कई सारे जब तक विकल्प नहीं, तब तक मुसलमान जाएंगे कहां, इस बात को नेताओं ने समझ लिया है। चूंकि बिहार में विकल्प है, बिहार में समस्या थोड़ी सी आएगी नीतीश जी को, तो नीतीश जी, मुझे लग रहा है, ये हम लोगों ने सुबह भी बात की थी कि बीजेपी नीतीश जी का ब्लड लेकर के अपने को बढ़ाना चाहती है, और अब लगता है कि नीतीश जी की पार्टी भी बीजेपी का ब्लड लेके अपने को स्टैंड पे रखना चाहती है, जीवित रखना चाहती है। बात की चीजें क्या होंगी वो एक अलग बात है। तो पॉलिटिकल खेल यही है, इससे ज्यादा उसमें मुझे नहीं लगता। ये जो हो रहा है अभी, अब पता नहीं बलियावी साहब कल इस्तीफा दे दें तो अलग बात है। एक बड़ा लीडर, अभी तक किसी बड़े लीडर का के इस्तीफे का। अब मैं अंतिम बात कह देना चाहूंगा, वो ये कि लोग बहुत फैशन आ गया कि आप, जैसे इन लोगों ने चलाया भी कि इनको वक्फ बिल को बचाने वाले बली फलाने 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 फलाने, उसमें दलित नेताओं पर भी सवाल। भाई सबसे बड़ी बात है कि किसने किया है। यदि कायदे से मुसलमान चिंतक ढंग से सोचें तो समझ में आएगा कि सबने धोखा दिया, इंक्लूडिंग कांग्रेस। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि क्या आपको 2 दिन लगा कि कोई फ्लोर मैनेजमेंट हो रहा है? दिनेश सर आपको लगा हो तो बताइए, मनीष जी आपको लगा हो तो बताइए, सकेब आप बताइए, मनोरमा आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। संजीव जी जितनी शिद्दत से तमिलनाडु वाले लड़ रहे थे उतना भी नहीं दिखा। नेता विपक्ष को, राहुल जी के भक्तों को भी तो ऐसे ही बुरा लगता है, बड़ तिल मिलाते हैं जैसे मोदी जी के भक्त तिल मिलाते हैं। लेकिन नेता विपक्ष को आपने कोई आगे बढ़ करके, कोई एक दिन पहले मीटिंग होती है इंडिया गठबंधन की, तो मिल गया 232, वो 232 भी नहीं मिलता मनोरमा। यदि सभी पार्टियों का मामला थोड़ा सा इस पूरे प्रसंग में फंस नहीं रहा होता लोकल राजनीति में, तो अब बीजेडी को मैनेज नहीं कर पाए। आप बीजेडी को, राज्यसभा में जाके बीजेडी खुल गई। तो जब तक विकल्प नहीं होगा तब तक रामदास आठवले जो इनके बल पे राज्य मंत्री बनते हैं और राज्यसभा में होते हैं, और उसके बल पे लोगों को ठेका पट्टा फलना ढेकना तमाम चीजें होती हैं, वो कहाँ जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? थे तब तो घुमा फिरा करके बीजेपी को जूता मारा उन्होंने। हमारी आपकी तरह उपेंद्र कुशवाहा को सुविधा नहीं है कि आकर के चैनल पे बैठ जाएं। उनको राजनीति में रहना होगा, राजनीति में रह करके उन्होंने मारा जूता का कायदे से गया के नाम पर। रामदास आठवले सब परिवार 40 लोगों के साथ बोध गया में आकर समर्थन देके गए। अब मजबूरियां होती हैं, पॉलिटिकल जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होता है वो एक अलग चीज होती है। दूसरी, मैं किसी को सेव नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से उन्होंने संदेश तो दे ही दिया, तभी इसकी चर्चा हो रही है सभी जगह में।
उपेंद्र कुशवाहा ने तो मुझे लगा कि इतना सधा हुआ कैसे कोई बोल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई वो एक तरफ कांग्रेस को बिल्कुल समर्थन भी दे दिया, कांग्रेस को भी लपेट लिया कि भाई आप ही ने किया था 53 में, और उसके बाद बीजेपी को सुना दिया कि ये जो आप डाल रहे हो दूसरे को, और उधर तो निकालो उधर। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ डाले जाने को, दूसरी तरफ निकाले जाने को, ये सब बात उन्होंने कह दी से। आगे क्या उपेंद्र कुशवाहा करने वाले हैं मुझे नहीं पता। हर आदमी देखिए, जिसकी कोई राजनीतिक आधार, बड़ा आधार नहीं है, ये सुविधा सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है। कांग्रेस यदि फेल तो हम आप सब फेल, इस बात को जानती है कांग्रेस भी। हमारी मजबूरी का फायदा कांग्रेस उठा रही है, बीजेपी क्या उठाएगी? क्योंकि न नेतृत्व, न विकल्प, न चीजें। मुसलमान नेता यदि, अब बुद्धिजीवी यदि कायदे से 3 दिन का ड्रामा देखें, एकदम जिसको कहते हैं कि पियर्स करके देखना पड़ेगा। राजनीति में जैसे वेदव्यास क्यों महान है, नैरेटिव से पार सारे उसमें घुस जाते थे, और कहानियां देख के इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स महाकाव्य है वो। तो वैसे देखना पड़ेगा इस समय की राजनीति को कि खेल क्या हुआ। बोल देना अलग बात है, सोनिया जी बोल देंगी, वो बोल दिए, तमाम लोग बोल देंगे, लेकिन लड़ता हुआ विपक्ष नहीं दिखा। सबने इसको पास होने दिया। उसके बाद एक दुधारू गाय आ गया है। दुधारू गाय को जितना दूना हो सकता है, जिससे जो दुहाएगा दुहाएगा। रिएक्ट कर गए मुसलमान, तो जिसको जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा। मनोरमा जी, आखिरी टिप्पणी के तौर पर 2 लाइन अगर विषय के तहत ही, और विपक्ष की जो बात जहां पे छूट रही है संजीव जी से, जहां पे उन्होंने बात को छोड़ा है अपना, उसके आगे 1-2 पंक्ति में अपनी राय मनीष जी, साकेब, विनय, अगर आप लोग एकदम प्रिसाइज 2 लाइन, एक लाइन में जल्दी से बोलिए। संजीव सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज दोपहर में हम लोगों के बीच में यही चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से एनडीए ने बिल को पास कराने के लिए मेहनत की, फ्लोर मैनेजमेंट किया, उस तरह से इंडिया गठबंधन ने फ्लोर मैनेजमेंट नहीं किया। जिस तरह से अमित शाह, ललन सिंह से, संजय झा से, एके भाई को दुख हुआ कांग्रेस की आलोचना के बिना। भाई पॉलिटिक्स दोनों से बनती है। सत्ता का अर्थ, एके साहब, सत्ता का अर्थ सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता है, विपक्ष भी होता है। आपको पता? जब मनीष जी ने कहा नेता प्रतिपक्ष ने तो डिबेट में भाग भी नहीं लिया सर। शकीब, एक मिनट, जब मनीष जी ने कहा कि कांग्रेस बिल्कुल मतलब उस गैप को जो है मतलब कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट होगी, तो तभी भी मेरे मन में उसी वक्त ये सवाल का जगह था कि क्या सचमुच। और मैं तो इतना क्रेडिट दे रहा हूं मनोरमा कि भाई कांग्रेस ही ताकत है, ये भी मैं कह रहा हूं, मैं कहता, और सत्ता नहीं है वो। इतने सारे विधायक, इतने सारे सांसद, इतने विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर बनाने की औकात, इतने आयोगों में बनाने की औकात। आपको क्या लगता है वो सारा खेल जो है? राहुल जी साहब मिलकर दिखा दीजिए कि हम आपसे जल्दी मिल लेंगे, आप चलिए, हम दोनों कोशिश करते हैं मिलने की, हम ज्यादा देर उनके साथ बैठ जाएंगे, आप नहीं बैठ पाइएगा। बड़ा खेल है बंधु, इस खेल पे नहीं बात करिएगा तो बड़ी मुश्किल है। जी साकेब, अपनी बात कहिए। नहीं, वो संजीव सर की बात, और बिल्कुल मैं बस यही कहना चाह रहा था कि नेता प्रतिपक्ष तो बोलना भी उचित नहीं समझा। जो राहुल गांधी सामाजिक न्याय और संविधान लेकर के घूम रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर के पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल तक, वो 2 लाइन बोल तक नहीं पाए, और एक क्लाउज दिया कि भाई उनको वक्फ बिल की उतनी जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी है वो बोले। भाई आप 2 मिनट विरोध तो कर सकते थे कि मैं इस बिल का विरोध करता हूँ, नहीं वही आप कर देते। साकेब, अगर जानकारी नहीं है तो इससे बड़ी बेवकूफी, और आप राजनीति में क्या नाटक करने के लिए आए? आप पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। क्या अमित शाह विशेषज्ञ थे जो इस तरह से, जो अमित शाह ने बिल्कुल सहमत असहमत हुई है अलग बात है, लेकिन बंदा वहां पे तैयार खड़ा था ना, सब चीजों के साथ, सारे रेफरेंसेस के साथ। अरे जानकारी नहीं है तो किसने आपको मना किया है जानकारी लेने से? किसी ने मना किया? उनकी मदद करते तो वही मदद करते होंगे ना, गूगल से, और पूरा सब सारा डेटा, किताब, आर्काइव सब जगह से लेकर करके। आपके पास भी टीम है जो आपकी मदद कर सकती थी। बिल्कुल ये एक्सक्यूज, और उसके बाद फिर ये करना कि भाई हम मुसलमान जो है लौट के आएगा। किस पे भरोसा करे मुसलमान, आप बताइए। अखिलेश यादव ने तो बोला भी, कम से कम, चलिए ठीक है, लोग कुछ भी बोला उन्होंने, लेकिन बहरहाल बोला उन्होंने। आप तो नेता प्रतिपक्ष से सदन के दूसरे सबसे बड़े नेता, सदन का नेता प्रधानमंत्री है, और आप विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष के नेता के तौर पे आप कम से कम एक कंसोलिडेरिटी मैसेज तो देना चाहिए आपको कि भाई हम इसका विरोध करते हैं, ये बिल संविधान पे हमला, इतना ही सा बोल देते आप। उससे पूरा इंडिया गठबंधन लगता क्या भाई एक बड़ा मैसेज जा रहा है, इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन। बिल्कुल संजीव सर ने सही कहा कि सबके इन सॉलिडारिटी सदन में खड़े होकर के बोलने का बहुत मतलब था कल की परसों के लोकसभा में। बिल्कुल मनीष जी।
अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। जी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए असल में दो तीन चीजें जो बहुत अभी भी मायने रखती है। एक तो मैं ये देख रहा हूं कि संभल वाले मामले में भी और अभी ये वक्फ बोर्ड वाले मामले में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस ने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है राहुल गांधी को उस पर बहुत आगे आके नहीं बोलना है। संभल वाले में, बहराइच वाले में भी उन्होंने अपना एक बहुत देर से वहां जाने की कोशिश की, उस पर एक भी बयान नहीं दिया, एक भी बात नहीं बोली। और यहाँ सदन में भी आपने देखा होगा उन्होंने नहीं बोला होगा। हमने नहीं लेकिन सुना, क्या पता इसका नहीं बोले फायदा है होंगे। कि नुकसान है? तो इस नहीं रणनीति नहीं, का फायदा देखते हैं कि नुकसान देखते हैं? ये इस दौर में बहुत ही नुकसानदायक रणनीति है, बहुत ही खराब रणनीति है और उसका कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाने वाला है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि पसमानदा प्रश्न को लेकर के कांग्रेस से लेकर के सभी समूचे विपक्ष के पास अभी भी कोई योजना नहीं है, बिल्कुल ही योजना नहीं। और वो प्रश्न अब समाज के अंदर बहुत वो अब उपस्थित हो गया है, बहुत ताकतवर ढंग से अब वो उपस्थित हो रहा है। उस पे चौतरफा आवाजें आ रही हैं और यहाँ से फिर से इन सब हमलों के बावजूद बीजेपी वहां, नीतीश कुमार वहां अपने तरीके से कोशिश करेंगे। ये संभावना उनके लिए अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी पूरा समूचा विपक्ष उसको एक इकाई की तरह देखने का। अभी मैंने देखा कांग्रेस के बिहार में पदाधिकारियों की कुछ घोषणा थी, वो सारे के सारे जो मुस्लिम जिला अध्यक्ष या वो बनाए गए हैं वो संभवतः सारे अशराफ कम्युनिटी से आते हैं, उसमें एक भी पसमानदा नहीं है। वो 7 8 या 6 या कुछ ऐसा ही कुछ बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा ये विपक्ष जो है, ये बहुत बड़ा स्पेस जो है सत्ता पक्ष को तमाम हमलों के बावजूद, तमाम उनको संकट में डालने के बावजूद, ये लगातार स्पेस दे रहा है कि उनके अंदर इस प्रश्न को लेकर के पसमानदा हिस्से में गुस्सा कई गुना बढ़ रहा है। इसको बहुत देर तक इनकार और नहीं किया जा सकता है, वहां कोई बैक फायर भी कर सकता है। इसलिए हम लोगों को इस पे भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। आगे आने वाले समय में बिहार चुनाव में ये क्वेश्चन अभी बंद नहीं हुआ, ये सवाल अभी बना रहेगा और बिहार चुनाव में अभी इस पे नजर रखनी होगी, देखना होगा ये किस रूप में अपना किस तरह का आकार लेता है। जी विनय, तो क्या अब अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, खासतौर पे मैं यूपी की बात करें, अगर अब पसमानदा रिप्रेजेंटेशन को बहुत गौर से मतलब बहुत गंभीरता से नहीं करती है, तो इसके राजनीतिक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक बड़ा सपोर्ट बेस है उत्तर प्रदेश में। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ कि बिहार का मामला अलग है, आरजेडी उनके पास पहले से है विकल्प के तौर पर। हाँ, लेकिन बिहार में भी ये बात है कि आरजेडी किस तरह से अब इसकी अनदेखी करना आरजेडी के लिए भी मुश्किल होगा। कम से कम ये प्रस्थान बिंदु इस बिल पर जिस तरह से संसद में हुआ, उसके बाद पसमानदा के सवाल केंद्र में आए हैं, तो अब रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज का ये एक केंद्रीय सवाल अब जरूर है, जिसकी अनदेखी करने पर नुकसान होगा जो मुसलमान जिसको वोट करते रहे और जो उनकी हिमायती पार्टीज रही हैं उनके लिए। मनोरमा, ये जो मनीष ने भी जो बात की वो की, मैं भी उस बात को कहता हूं कि भाजपा वक्फ बोर्ड को लेकर के उसने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, उसको कहां तक आगे ले जाएगी, क्या वो कुछ टेंजिबल बेनिफिट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये बहुत डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए, पार्टियां जो है वो अपने चुनावी फायदे के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते रहती है। मुझे लखनऊ का उदाहरण याद आता है, वो मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें ये था कि पहले जो वहाँ जो सिया सुन्नी विवाद में पहले जो थे कांग्रेस की तरफ जो है वो सिया गए थे, और बाद में कांग्रेस को लगा कि उनका नुकसान हो जाएगा, मेजोरिटी जो है वो सुन्नी है, तो कांग्रेस ने फिर जो है शिफ्ट करके सुन्नी की तरफ शिफ्ट कर लिया था, और फिर जो है सिया कम्युनिटी जो है वो जनसंघ के पास चली गई। और इसीलिए भाजपा के जितने जो शुरुआती जो मुस्लिम नेता जो है सब सिया कम्युनिटी से आए। तो ये बहुत निर्भर करेगा कि भाजपा करती क्या है इस गैप के बीच में, वो क्या उस डिवाइड को एक्सप्लॉइट कर पाती है, क्या जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो बड़े नेता है वो पूरे समुदाय को इकट्ठा रख पाती है और उनके पोल को खोल पाती, ये आगे भी। क्योंकि अगर भाजपा ये करने में सफल होती है तो फिर पूरा ही खेल पलट सकता है। जी, मैं उसमें बात कर रही थी ना, सेंट्रल वक्फ
काउंसिल का के तो वो कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम उसके लिए पैसा, तो जो बिहार की बात करी थी उसमें सुन्नी मुसलमानों के लिए 4,61,000 समथिंग सम अमाउंट जो है वो था, और शिया मुसलमानों के लिए 6,93,000 लगभग 7 लाख जो है शिया। ये 2021 का 20-21 का जो है। नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि वो जो अंत समय में जो मुगल साम्राज्य के इसमें जो था, वो जितने बड़े वो जो थे प्रोविंस जो थे, चाहे बंगाल था चाहे हैदराबाद था, हाँ अभी हाँ, मैंने तो वो सब शिया डेटा थे, पे तो नजर ज्यादा पड़ी। जमीनें जो है उन्हीं के पास में, तो उन्होंने ही ज्यादा वक्फ किए। हाँ नहीं, देखिए, मैंने इसका अलग से जब मैं उस बात करी, नॉर्मल जब मैं मुझे अलाउ करिए तो मैं एक को बताना, चूंकि हम लोग भाई चैनल चला हाँ, किस तो लिए। मैं संजय जी लास्ट वर्ड वही सवाल जो मैंने अभी विनय को कहा था कि क्या ये प्रस्थान बिंदु और जो जिस तरह की पसमानदा जो है उसका रिप्रेजेंटेशन अब सवाल होगा आरजेडी के लिए भी और इधर समाजवादी पार्टी के लिए भी, जिनको कंसोलिडेट होकर मुसलमान वोट करते हैं, और कांग्रेस के लिए भी। तब जबकि आप लोगों ने बात की है परसों, ये कल ही बात की थी आप लोगों ने कि पसमानदा रिप्रेजेंटेशन जो उनकी काउंसिल में है वो एक भी नहीं है, जो उनके अपने स्ट्रक्चर में। मनोरमा के सवाल का जवाब दो उसके पहले एक एक को कहना चाह रहा हूं, या ऐसे जितने भी साथी हैं, कि आपके लिए एक अलग से शो करेंगे हम लोग, और आंकड़ों पे विश्वास करिएगा तब, और आंकड़े ऑथेंटिक देंगे, सीएसडीएस का देंगे, और तब समझिए कि ओबीसी ने सत्ता में बीजेपी को लाया है, दलितों ने लाया है कि किसने लाया है। ऐसे बात नहीं होती। और नहीं तो फिर आप वायर पे जाइए, मेरे नाम से हिंदी में ही संजीव चंदन क्लिक करिए द वायर के, तो आपको एक लेख मिलेगा, वो पढ़ लीजिए। और बाद में हम लोग प्रोग्राम भी जरूर करने वाले हैं, करेंगे। ये सब मिथक जो है ना, ये सब बातें ऐसे फैलाई गई हैं, और उससे इलाज नहीं होगा। आपस में लड़ लीजिएगा, मुसलमान उठ के दलितों को गलियाते हैं, दलित जो है मुसलमानों को गलियाते हैं, लड़ते भी वही है, लड़वाए भी वही जाते हैं, मारे भी वही जाते हैं। सकेब जो कह रहे हैं, जितने नाम लिए मनोरमा, वही नहीं, रांची वाला, हजारीबाग वाला, वहां वाला, ये आपके अरे गाजियाबाद सबसे दादरी का कांड। अब तो भूल गए हैं कि इतने सारे जिसको लेकर हम लोग रिपोर्ट करते रहे, लिखते पढ़ते रहे। तो ये स्थिति है। तो ये कौन लोग होते हैं, ये प्रसंग तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। और पसमानदा आज का विषय नहीं है, पसमानदा एक विषय है। यदि वहां से आवाज उठ रही है तो एड्रेस तो करना पड़ेगा। आप सिर्फ कह के कि नहीं है, ये वैसे ही है जैसे डरबन में वो 2008 में भारत सरकार का पोजीशन था कि जाति ही नहीं। अब देखिए, अब इसकी चर्चा करेगा तो फिर कांग्रेस का महापाप सामने कोट एंड कोट आने लगेगा। अब क्या करिएगा भाई, इतना साल शासन किया है तो उसी से ना बात करिएगा कि अब करिएगा, आरती उतारिएगा उसका। जिसने 50-60 साल शासन किया है तो एंटी इनकम्बेंसी भी उसी के साथ होगा, बात उसी से करनी पड़ेगी, और तब बीजेपी का इलाज ढूंढिएगा। तो वैसे कि हमारे यहाँ कोई बीमारी ही नहीं है, ये ढकने से बात नहीं बनेगी। यदि मांग है कि भाई अब तो अंसारियों को भी रिप्लेस करने की बात हो रही है, विद इन पसमानदा कम्युनिटी अब बात हो रही है कि अंसारियों ने बहुत कब्जा कर लिया। अब इसका क्या करिएगा? कयूम अंसारी इसके पहले उसमें बनाए जाते हैं, अली अनवर अंसारी हैं, अली अनवर अंसारी से अब लोग सवाल करने लगे तो क्या भाई आप, ऐसा है ना, होता है वो सलीम परवेज तो सकेब ये होगा, ये हम तो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, हम निगेटिवली नहीं लेते। हमको लगता है कि बहुजन आंदोलन का ये असर है कि सब जगह सबको मांग है। उसको यदि गांव घर के अंदाज में समझा जाए मनीष भाई, तो एक ब्राह्मण के घर पे हम कहते हैं कि मर्सिडीज लग जाए तो उससे किसी को कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन यह एक यादव के घर में बगल में जो लोग रहते हैं, जिनका टोला है, जो आसपास में रहते हैं, उनके यहाँ एक पल्सर आ जाएगा तो वो चाहेंगे कि अरे साला बड़ा घूम रहा है, ये है तो घूम रहा है तो हमको भी चाहिए वाला संघर्ष वो सब है। और उसमें एड्रेस करना पड़ेगा मनोरमा, जो आपका सवाल है, एड्रेस बीजेपी को करना पड़ेगा, आरजेडी को भी करना पड़ेगा, देर न सवेर करना पड़ेगा। तो ये समुद्र मंथन से यही एक अच्छी बात निकलती है, राजनीति के सबसे जो एक त्रासद समय है, उस हिसाब से जो अलगाव करने की जो तमाम चीजें हैं, उसको बहुत मतलब कि बहुत सघनता से बीजेपी जिसको अंजाम दे रही है, चाहे उसमें हवाला संविधान का और संशोधन का और कल्याण का, ये तमाम है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात बस ये आ रही कि कुछ ऐसे सवाल जो पृष्ठभूमि में थे वो अब मुख्यधारा में आ रहे हैं, और जो पार्टी उनके साथ, जो राजनीतिक दल इसके साथ होने की बात करते हैं, तो वो उनको जो वो उपेक्षित
जिन सवालों को करके वो उसकी बात करें, अब उनको समग्रता में बात करनी होगी, और समग्रता के साथ साथ वो समग्रता आएगी जब वो हर सेक्शन, हर वर्ग, हर खंड को भी जो है उसको मुख्य धारा में लाकर बात करेंगे। तो ये एक जो है इस हिसाब से देखेंगे तो एक पैराडाइम शिफ्ट इस वक्फ बिल के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड है उसके मार्फत ये होता है। आगे देखते हैं कि इससे राजनीति कितनी बदलती है। बिहार चुनाव जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर होगा इस बदलाव को देखने का, और उसके बाद आगे जो और तमाम राज्यों के चुनाव है वहां भी कि पसमानदा मुस्लिम सभी राजनीतिक पार्टियों के विमर्श के प्रतिनिधित्व के सवाल पर कितने केंद्र में आते हैं। नमस्कार, आप सब हमारे साथ जुड़े इतने समय के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। कल फिर हम मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण विषय पर।